हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कॉमियंस हमेशा ही रहते हैं, है ना। ढिंचाक रापचिक मजे में होंगे। थोड़ा चिल्ला कोई जोश है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। अब निक्कू भैया आए हैं, आज क्या लाए हैं? तो आज आप लोगों से कुछ डाउट्स पूछे गए थे, तो जाहिर सी बात है अकाउंटेंसी के डाउट्स मैं लेकर आया हूं। और डाउट्स मेरे सामने रखे हुए, एक एक करके पर्सन का नाम लेते हुए मैं जवाब दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा। कुछ हो सकता है कि आप लोगों का भी वही डाउट हो जो आपने पूछा ना हो, या कई बार आप बिजी होंगे तो आपने फॉर्म देखा ही ना हो। कुछ लोगों के डाउट थोड़े से अलग हैं, तो उनको भी मैं यहीं पे समझा दूंगा। ठीक, तो एक एक करके डाउट देखते हैं और आपको बताते चलते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहला डाउट जो पूछा गया है वो पूछा गया है वासुदेव उपाध्याय जी की ओर से, जिन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ये उन्होंने लिख दिया है, लेकिन उसके बाद लिखा है कि भैया कंसिस्टेंट कैसे रहे अकाउंट्स में। तो सबसे पहला जो डाउट है वो वासुदेव जी का है। तो वासु बॉस, देखिए, कंसिस्टेंट रहने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब एक दिक्कत जरूर आती है जिसमें मेरे को आपकी हेल्प करनी चाहिए, या मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। हेल्प तो आप ही अपनी कर सकते हैं, कोई भी किसी सोते हुए को नहीं उठा सकता जब तक कि वो भी ना विलिंग हो कि हाँ मुझे उठना है, और मैं जानता हूं आपको तो उठना ही है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार आप टर्म्स भूल जाएंगे। अकाउंट्स में बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कोई भी टर्म है उसको इन चार चीजों में, पांच चीजों में बांटिए: एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम एंड कैपिटल। जैसे ही आप इन पांच चीजों में बांटते हैं तो आपके सारे टर्म्स पांच उंगली की तरह हो जाते हैं, यानी पांच उंगलियां में। फिर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी उन टर्म्स को याद करने का। मीनिंग नहीं पूछा जाता अकाउंट्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस। ऐसे अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं आते, और होता भी नहीं, इसकी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन है नहीं। वरना हम बनाने के लिए लिख सकते हैं कि द अमाउंट विच इज पेड टू द लेबर, या अमाउंट विच इज पेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं आता है। इसके ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो ट्रीटमेंट्स हमें पता है कि एसेट्स अगर बढ़े, एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट इन्हें करें, डेबिट इन्हें करें। देखो राइम भी बन गई। ठीक है, अगर लाइबिलिटी घटे, इनकम या रिवेन्यू, यहां आई की जगह आर लिख देता हूं मैं, कैपिटल अगर घटे तो भैया ये डेबिट होंगे, डेबिट होंगे, डेबिट होंगे। मगर अगर ये बढ़े तो क्रेडिट होंगे, अगर ये बढ़े तो क्रेडिट होंगे, अगर ये बढ़े तो क्रेडिट होंगे। ये तो हमारा वो था कि टर्म्स बहुत ज्यादा हों तो भैया हम क्या करें, तो भैया हम क्या करें। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक काम था। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती कि भैया मैं ना एडजस्टमेंट्स भूल जाता हूं। एडजस्टमेंट कैसे करने हैं? तो देखिए, वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इसका नेचर समझ पाएंगे, अगर आप इनका नेचर समझेंगे तो आपको एडजस्टमेंट समझ में आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नेचर समझने के बजाय उसको रटने लग जाते हैं। डेप्रिसिएशन दो जगह आता है, हाँ हाँ भैया, एक जगह पीएनएल में आता है, फिर बैलेंस शीट से माइनस होता है। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विंग डाल दिया, उन्होंने वो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल दिया, अब हम भूल गए, क्योंकि हमने रटा हुआ है, हमने रट लिया कि दो एडजस्टमेंट्स हैं, अब उसको समझे नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको नेचर को समझना पड़ेगा। नेचर समझने के लिए हमने वीडियोस आपको बना रखे हैं। वही वाला पॉइंट है कि अगर एसेट्स हैं बढ़ेंगे डेबिट है, एक्सपेंस है बढ़ेंगे डेबिट है। अब एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, तो कहां आता है? तो यहां पर आपको नेचर समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड होगा किसके? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के। इनकम होगा तो क्रेडिट साइड होगा किसके? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के। अगर कैपिटल है या लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में होंगे, लायबिलिटी साइड पर। अगर कोई एसेट है तो भैया ये बैलेंस शीट में होगा, एसेट साइड पर। ये नेचर्स आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अब उसके एडजस्टमेंट को समझिए। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि भैया एक एसेट रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है यानी कि एक तरीके का आपका घाटा है, लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो भैया एक्सपेंस में डेबिट साइड, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है पीएनएल अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। और फिर भैया इसका एक और एडजस्टमेंट होगा, एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। पर भैया अगर ये ट्रायल बैलेंस में है, तो हमने पढ़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस में एक ही बार आएगा, जहां भी आएगा, चाहे ट्रेडिंग में चाहे बैलेंस शीट में, है ना। दो ही अकाउंट्स है हमारे पास। अब भैया वो एक बार कहां आएगा? एक बार तो आएगा, पर कहां आएगा? तो मैंने आपको बता रखा, इसके लिए आपको उसका सोर्स खोजना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कब होता है? जब कोई एसेट होगी, यानी डेप्रिसिएशन का सोर्स क्या है? एसेट है। हम मानेंगे कि सोर्स पे उसकी एंट्री हो रखी होगी। अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमारा मानना होता है कि सोर्स एंट्री उसकी हो रखी है।
तो अगर डेप्रिसिएशन एसेट पे लगता है तो एसेट का इफेक्ट उसका हो रखा है। एसेट कहां आता है? एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के, तो हो रखा है तो उसको इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एडजस्टमेंट कहां आता था भैया? ट्रेडिंग एंड पीएल में, तो यहां पर आएगा। लेट सपोज अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का सोर्स क्या है? वेजेस है। वेजेस अगर उसका सोर्स है तो यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएल में आता है वेजेस। अब क्योंकि वेजेस उसका सोर्स है और वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो हम मानेंगे कि सोर्स में एडजस्ट हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात हो रही थी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है, अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? वो एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको पे करना है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। इस पॉइंट्स को आपको समझना है। और मेरे हिसाब से शायद आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि भैया जी क्या प्लीज क्लियर दिस डाउट बिकॉज इट हेल्प्स इन 12th क्लास ऑल्सो। ऑफकोर्स 12th क्लास में तो मदद करेंगे ही। बी हाउ टू बी कंसिस्टेंट में अगर आप मान लीजिए ये चक्कर में हो कि यार मेरी क्वेश्चन में टोटलिंग गलत हो जाती है, या फिर भैया मैं जब फॉर्मेट बनाता हूं भूल जाता हूं, तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इसके अंदर एक चीज आती है रिमेंबरेंस, कि रिमेंबर कैसे करें, है ना, ये एक चीज आ जाती है। इसके लिए क्या करें बॉस? तो रिमेंबर करने के लिए सबसे बेस्ट है बॉस, मैं सभी से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हम क्योंकि टीचर हमें हर साल ये शॉर्ट्स बनाने हैं, तो हम बार बार बनाएंगे, अलग अलग शब्दों में बनाएंगे, लेकिन इसका एक अच्छी चीज ये है कि कुछ नहीं, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू थिंक। क्या? गिव सम टाइम टू थिंक, गिव सम टाइम टू थिंक। और थिंक का मतलब ये नहीं कि आए हाय हसीन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल जैसे, कल को करोड़पति बन जाएंगे या कुछ और कर रहे हैं, नहीं। सोचने का समय दीजिए सब्जेक्ट के लिए। गिव सम टाइम टू थिंक अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट चैप्टर, और इसके अंदर आ जाता है टॉपिक। इसके बारे में जरा सोच के देखिए कि यार सोचो ना, खुद से दिमाग लगाओ। मैंने आपको पहली क्लास में स्टार्टिंग में सबको बता रखा है, आई वांट कि आप रिसर्चर्स की थिंकिंग रखिए कि किसी ने डेबिट की एंट्री जब बनाई, क्योंकि उसका नाम डेबिट रखा, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, उनका कोई पसंद होता है, कुछ आसपास की चीज होती है, कुछ मन में उब जाता है और वो नाम रख देते हैं। नाम किसी का भी कोई सोच समझ के नहीं रखता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें होती है और फिर वो रख देते हैं। तो उसका कोई लॉजिक नहीं कि डेबिट को डेबिट ही क्यों बोलते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट ही क्यों बोलते हैं। पर डेबिट आने वाली चीज एसेट एक्सपेंस में गई तो उसके आगे की प्रोसेस क्या हो सकती थी, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कई चीजें आप खुद इमेजिन कर पा रहे हैं। तो जिन भी चीजों को आप भूलते हैं वो क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, या फिर आप उसको दोबारा दोबारा नहीं पढ़ रहे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिमेंबरेंस के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब भैया समय ही तो नहीं आता, नहीं आता है बॉस, सबके पास समय होता है। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तू करता क्या है? मैं यूं बैठा रहता हूं तब भी मेरा दिमाग चल रहा होता है, मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में होता हूं, सोच रहा होता हूं कि अगर मैं अकाउंटेंट होता तो क्या करता, अगर मैं आज नहीं बहुत पहले आता तो क्या मैं यही स्टेप करता, क्या मैं ऐसा ही करता। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और एक और चीज है कि जिस भी चीज को आपने पढ़ा, जिस भी चीज को आपने पढ़ा, मैंने एक स्ट्रेटेजी भी दी है, पता नहीं आप लोग यूट्यूब पे कितना देखते हो, जिस भी चीज को आप पढ़ा, 20 मिनट्स पढ़ा अगर, तो 5 मिनट उसके बारे में सोचिए। क्या करिए? सोचिए, क्योंकि आपका सवाल में यह भी लिखा हुआ है कि 12th में मेरी हेल्प करेगा। तो अगर आप लॉन्गर वर्जन में हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सोचिए। लंबे रेस के घोड़े हैं बॉस, तो लंबे रेस के घोड़े के पास टाइम है, तो सोचिए। सोचेंगे तो दिमाग फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा तो स्टोर ज्यादा समय तक रहेगा, और जो चीज आपने सोची होती है, जो सपनों में देखी होती है, वो चीजें बहुत याद रहती है अगर आपको उसको आगे लेकर चलना है तो। वरना तो फिर सपने हम रोज देखते हैं, भूल जाते हैं, फिर नया सपना देखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी पक्का मदद करेंगी। अगर प्लस माइनस की मिस्टेक है, अगर आपके पास कैलकुलेशन की मिस्टेक है, क्योंकि यहां आपका नाम लिख दिया तो मैं सारा यही बता दे रहा हूं, अगर आपके पास कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है तो देखो, ये तो मैं एक बात साफ साफ आपको बता दे रहा हूं, कोई भी विदाउट कैलकुलेटर करेगा, ये दावे के साथ भी कह सकते हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा ही करेगा। 2 क्वेश्चन में नहीं, 3 क्वेश्चन में नहीं, 10 क्वेश्चन के बाद वो पक्का करेगा। ये नॉर्मल बात है। बट हाँ, हमें तो 100 में से 100 चाहिए, तो मिस्टेक नहीं करनी है। तो मिस्टेक ना करने का एक ही तरीका है भैया जी, प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंट्स में बहुत बार लोगों को टाइम लगता है टोटलिंग में, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। 100 नंबर सिस्टम को फॉलो कीजिए, हमेशा ऐसे लिखिए जैसे 10,000 है,
तो उसके नीचे वाली फिगर अगर 100 है तो यहां से लिखिए, अगर उसके आगे वाली फिगर है जैसे 1,10,000 है तो ऐसे लिखिए, और इनको ऐसे टोटलिंग कीजिए। ये टोटलिंग थोड़ी सी स्पीड रहती है, ये टोटलिंग थोड़ी सी स्पीड रहती है, समझ रहे? तो ये आपके सवाल का आंसर है। ओके, अब क्योंकि इसमें आपने लिखा तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो मुझे उम्मीद है कि विद एडजस्टमेंट में आप एडजस्टमेंट बार बार भूल रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया है कि नेचर समझिए। नेचर समझने के बाद आसान हो जाता है। फॉर्मेट पढ़ लीजिए, ठीक है, फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज्यादा आसान लगेगा। कई लोग इसी बात से कंफ्यूज जाते हैं, भैया ऑक्ट्री का मीनिंग क्या है, इनवर्ट का मीनिंग क्या है। बॉस ये नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जब हम पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया कि ऑक्ट्री मतलब चुंगी होती है, कि जब एक गाड़ी कहीं से जाती है तो जो नाका लगता है वहां जो पैसे देते हैं वो ऑक्ट्री है। कैरियज का मतलब है कोई भी सामान, किसी भी गाड़ी से आप सामान लेकर आ रहे हैं, रॉ मटेरियल छोड़ रहे हैं, तो उसको जो पे कर रहे हैं वो कैरियज में आ जाता है। इसी को फ्रेट वर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें कोई बहुत क्या होता है ना, कई बार क्योंकि पढ़ते वक्त तो हम ये सब बताते हैं, एग्जाम में इन सब में से कुछ भी नहीं आना है। ये ध्यान रखना है कि कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरियज सिंगल डायरेक्ट एक्सपेंस है, पर कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है कि बाहर जाने वाला, तो वो माइनस होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी इससे। और प्लीज सोचिए उसके बारे में, जहां भी गलती हो रही है उसको 5 मिनट दीजिए कि गलती मैंने क्यों की, मेरे दिमाग में क्या आ रहा था यार कि मैंने ये किया। फिर देखिए कि सही जो है उसके लिए क्या सोचना पड़ता, तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा बॉस। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है वासुदेव जी के बाद है दनियाल भट्ट जी। इनका सवाल है, मैं सबका नाम ही लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, और आप में से जिनका भी ये सवाल हो सकता है वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। यही नाम लिखा आ रहा है जहां तक। हाँ, इनका सवाल ये है कि हाउ डू ऑल दी थ्योरी पोर्शंस, थ्योरी पोर्शंस को कैसे किया जाए। देखिए थ्योरी पोर्शंस है, थ्योरी है, सबको पता है कि थ्योरी में एक ही पॉइंट है। सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी की हेडिंग्स देखिए, एनसीईआरटी की हेडिंग देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या देखिए, हेडिंग देखिए। अच्छा, ये मैंने आप सबको कॉमनली बता रखा है कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उस पर पक्का वर्क कीजिए, ये सबके लिए है। ठीक है, पक्का वर्क कीजिए ताकि हेडिंग के थ्रू आप सेंटेंस मेकिंग कर पाए। सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और उसका सॉल्यूशन सेंटेंस मेकिंग है। और आपको लगेगा कि यार मुझे अकाउंट से लगती है, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। नहीं, सब लोग हेडिंग के थ्रू ही चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेडिंग लिखेंगे तो आपको एक मार्क्स मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में धन 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 करके चेक करते हैं, तो वहां पे हेडिंग अगर सेम मिलती है तो वो सटासट चेक कर लेते हैं। सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे तो आपको थ्योरी और आसान लगने लगेगी। थ्योरी एवरेज स्टूडेंट के साथ हमेशा तभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब उनको सेंटेंस मेकिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की हेडिंग, दूसरी इंग्लिश, किस लिए, फॉर सेंटेंस मेकिंग। हेडिंग आपकी यहां से याद आ गई, सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे तो भैया कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं है, ये एक थ्योरी पोर्शन किसी भी सब्जेक्ट का हो उसके लिए, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, नाउ उसके बाद थ्योरी को याद करने वाली प्रॉब्लम है। क्या करना पड़ता है, थ्योरी को याद करना। थ्योरी को याद करना एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है आपका सवाल इससे भी रिलेटेड हो, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि प्लीज स्पेसिफाई योर इश्यूज, पर बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। कुछ लोगों ने तो किया है बट कई लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जितना समझ में आया मैं उतने हिसाब से लेकर चल रहा हूं। तो थ्योरी को याद कैसे करें, देखिए एक दोहा ही कहते हैं कि रस्सी आवत जात है, सिल पे पड़त निशान है। सिंपल सा पॉइंट है बॉस। अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बार बार पढ़िए, पर वहीं अकाउंट्स वाला जो प्रॉब्लम यहां पर है ना, गिव सम टाइम टू थिंक अबाउट, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार रिवाइज कीजिए। एंड सोने से पहले, मैंने ये कई बार बोला है, फिर से बोलता हूं मैं, सोने से पहले याद कीजिए क्या पढ़ा था, याद कीजिए क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। नेक्स्ट डे उठते ही रिमेंबर कर लीजिए वो पॉइंट से, हाँ वो पॉइंट से हेडिंग्स याद कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है कि बार बार रिवीजन, और दोहा फॉर्म में बोल दिया यार अब तो याद ही रखना चाहिए, है ना। सोने से पहले याद कीजिए क्या पढ़ा था, तो आपको एक बार याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि लिख कर कीजिए, लेकिन क्योंकि अब एग्जाम टाइम पास में है तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लिख के कीजिए, जितना हो सके आप याद कीजिए, याद से आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जगह है तो यहीं पे ले लेते हैं थर्ड, नहीं मानसी जी का सवाल थोड़ा बड़ा सा है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड,
हमारे पास थर्ड है, मानसी जी का सवाल है। मानसी जी कह रही है, मानसी पाठक जी हैं कि कैशबुक में भैया डिस्काउंट अलाउड कहाँ कहाँ डिडक्ट करना है अमाउंट में से, कैसे समझेंगे? किस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट अलाउड रिड्यूस किया है अमाउंट में से, और किसी किसी में ऐसे क्वेश्चन करना है सर। ओके, देखिए सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी वर्ड बोला जाता है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कहां डिडक्ट करना है, कहां क्या करना है, तो मुझे लगता है कि आप डिस्काउंट के दोनों फैक्टर जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको दोनों बताता हूं। ठीक है, सवाल जो है ये मानसी जी का है, मानसी पाठक जी का। ठीक है, सबसे पहली बात तो कैश डिस्काउंट, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया इसके दो रूप हुए। दो रूप मतलब भैया एक अलाउड और एक हुआ रिसीव्ड। एक अलाउड है, एक रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हुआ? अलाउड कब होगा? जब भी अलाउड का मतलब हुआ कि जब भी आप किसी को सेल करेंगे। ये अलाउड वर्ड कब लगेगा? जब आप किसी को सेल करेंगे या फिर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को पे करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सामने वाले को पे करना है, सामने वाले को पे करना है, पे करना है। ठीक है, जाहिर सी बात जब आप सामान बेचोगे तभी सामने वाले को पे करना है, बट बेसिक पॉइंट है क्योंकि कई बार आपने डिस्काउंट दे दिया किसी को, वही है ना, आपको इनिशियल एंट्री नहीं बताई, सीधा बोला कि इस पर्सन को आपने डिस्काउंट दे दिया, तो इसीलिए फिर सेल वर्ड ना भी हो तो ये ध्यान रखिए कि सामने वाले को पे करना है, को पे करना, PAY है ना, पे करना है। रिसीव्ड कब होता है? जब आप परचेज करते हैं, या फिर जब आपको पे करना है, जब आपको पे करना है, जब आपको पे करना है। ठीक है, अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि भैया ये तो हम समझ जाते हैं पर खुद करते हैं। नहीं भाव, नहीं समझे, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है। हमें ये लगता है कि जैसे मैं मान लो अभी एक बुक का एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है, मैं बोलूंगा देखिए यहां पर ऐसा 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 है, आप कहोगे हाँ है, मैं बोलूंगा भैया बताओ कैश डिस्काउंट में है, रिसीव्ड में, आपको 100% पता चल जाता है क्योंकि हमने क्लास में किया हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि जब आप खुद उसे पढ़ रहे हो तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो यहां पे फिर वही इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है एक तो। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन आपने खुद से नहीं किए। देखो प्लीज, थोड़ा सा हार्श लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको चीजें खुद ट्राई करनी है। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप कॉमियंस हो, और 11th क्लास अगर आपने कर ली है तो आप किसी भी अकाउंट्स को समझ सकते हो। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है, फिर उसको करने जाओ। होता क्या है कि जैसे ही एक जगह अटके, अरे यार ये तो हम अटक गए, अब छोटे बच्चे की तरह चले, मम्मी देखो ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम, पापा देखो ना यहाँ पे, तो हमें क्या लगता है अरे टीचर से पूछ लेंगे। नहीं बॉस, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, लेकिन उसको खुद से समझने की कोशिश करो। अगर कोई गलती हुई है तो लिखो कि मैंने ये समझा, आंसर ऐसा है, आंसर ऐसा क्यों है, फिर आपको पता चलेगा आपने गलती कहां की है, क्या सोचने में गलती हुई, और एक बार वो गलती पता चल गई तो दोबारा रिपीट नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है आजकल कि हमें ये लगता है कि एक सवाल नहीं बना, अकाउंट्स बहुत टफ है या कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत टफ है, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें रोकना है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर आपने सामने वाले को सामान बेचा, ठीक है, आपने सामने वाले को सामान बेचा, तो अब मैं एक केस की एंट्री बता रहा हूं अलाउड वाले में, क्या कर रहा हूं, अलाउड वाले केस को मैं थोड़ा समझा रहा हूं। आपने सामने वाले को सेल किया, ठीक है, तो सेल के वक्त आपने क्या एंट्री की होगी? जाहिर सी बात है अगर कैश में किया तो पॉइंट ही नहीं आता है, कैश में भी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर कैश में किया होगा तो भैया आपके पास कैश आया, एक केस है कैश वाला, कैश के वक्त ही आपने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि मोस्टली जब कैश पे होता है तभी हम डिस्काउंट देते हैं। तो कैश वाले केस में क्या होगा? कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, लेट सपोज किसी पर्सन से आ रहा था, या सेल्स ही लिख देते हैं, अभी फिलहाल सेल्स ही लिख देते हैं, सेल्स, ठीक है, सेल्स कितना है 10,000, ठीक है। अब सेल्स अगर आपने सामान 10,000 का बेचा तो सामने वाले से 10,000 रुपए चाहिए थे, आपने उससे मांगा 10,000 रुपए, वो कह रहा है अरे भैया यार इकट्ठे पैसे दे रहा हूं, बिजनेस में तो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, तो कम से कम कुछ तो डिस्काउंट दो ना यार। अब इतनी भोली सूरत बना के कोई बोलेगा तो अपन दे ही देंगे, है ना, वैसे भी कस्टमर बेस के लिए दे देंगे। तो अब जाहिर सी बात है यहां पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं और मेरी ही किताब चल रही है, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं और मेरी ही किताब चल रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो डिस्काउंट है ये मेरे लिए एक तरीके का खर्चा ही तो हुआ, और इसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अब क्वेश्चन में अगर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो भी इसका मतलब है कि आपने किसी को दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है क्योंकि खर्चा है। क्यों? क्योंकि भैया मुझे मिले 9,800 रुपए, 200 रुपए मैंने कहा चल ठीक है छोड़ यार, बड़े दिल वाला है अपन, तो ये आपका डिस्काउंट अलाउड होता है। तो ये आपको समझना है कि आपको किसकी बुक में एंट्री करनी है। अगर अपनी बुक में एंट्री करनी तो यही है। अब जैसे ही आप सामने वाली की बुक में एंट्री करोगे, या फिर आप अपने आप को रख लीजिए रिसीव्ड के केस में, ठीक है। अब हमारे पास, एक मिनट, पहले मैं कैश का था, अच्छा दूसरा, अगर मैं मान लो उधार वाला करता हूं तो क्रेडिट वाला अगर करता हूं तो, ठीक है, क्रेडिट वाला करता हूं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो मैंने सामान बेचा होगा, उधार में बेचा होगा। लेट्स सो आपने बेचा निक्कू भैया को, ठीक है, तो आपने एंट्री क्या करी, निक्कू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, पहली एंट्री तो आपकी यही होगी। फिर निक्कू भैया आएंगे और पेमेंट करेंगे, है ना, फिर निक्कू भैया आएंगे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट का क्राइटेरिया तो यही रहेगा, पेमेंट का क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि जैसे ही निक्कू भैया आपको पेमेंट करेंगे, आपने बेचा था, पेमेंट आपको कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू निक्कू भैया। अब यहां सेल्स नहीं आएगा, निक्कू जी आ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। बात वही है कि यहां पे भी 10,000 का था, 10 के, ये भी चला गया 10 के, यहां पर आ गया 9.8 के, यहां पे 0.2 के यानी 200, 0.2 के मतलब 200, और ये हो गया 10,000, ठीक है। ये अलाउड के केस में है। किसके केस में? अलाउड के केस में। बी रिसीव्ड के केस में। अब इसी को पलट दिया जाए, मैंने आपसे सामान खरीदा तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो आपके लिए खर्चा हो गया, तो आपकी बुक में मैंने उसे खर्चा लिख दिया। अब बात मेरी बुक की हो जाएगी, मेरी बुक की हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला केस कैश वाला, तो भैया मैं कैश में ही पेमेंट कर रहा हूं, पर क्यों? क्योंकि अगर आप बेच रहे हो तो मैं खरीद रहा हूं, तो यानी कि यहां परचेज बढ़ाएगा, ठीक है, परचेज टू कैश। लेकिन परचेज अकाउंट जब मैंने डेबिट किया तो भैया 10,000 से किया, लेकिन कैश जब पे किया तो 9,800 पे किया। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब कि मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया, मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गया आपके द्वारा, ठीक है, डिस्काउंट मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो मेरी बुक जब चलेगी, निक्कू भैया की जब बुक चलेगी, तो यही डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कैश की जगह क्रेडिट वाला सिस्टम चलता, क्रेडिट वाला सिस्टम चलता तो पहले क्रेडिट की एंट्री होती, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मानसी जी, मैं आपसे खरीद रहा हूं तो मेरी बुक में मैं यही लिखूंगा टू मानसी जी, ठीक है। कितने रुपए से भैया जी? तो 10,000 से, 10,000 से। फिर ये ए एंट्री हो जाएगी, बी एंट्री पेमेंट की, पेमेंट तो फिर भी मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मानसी जी ऊपर लिख दूंगा, परचेज की जगह क्या लिख दूंगा, मानसी जी लिख दूंगा। अगर उसने पहले परचेज उधार पे किया और बाद में पैसा दिया तो ये एंट्री हो जाएगी। ऐसे केस में आपको बार बार फुल सेटलमेंट वर्ड मिलता है। फुल सेटलमेंट क्या होता है कि भैया पहली एंट्री देखी तो 10,000 का था, ये रहा, पहली एंट्री देखी तो 10,000 का था, मैंने कहा, मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ कि निक्कू भैया ने, निक्कू पेड 9,800 इन फुल सेटलमेंट। जब तक ये वर्ड नहीं होगा ना, आप नहीं मानोगे कि फुल सेटलमेंट हुआ है, इन फुल सेटलमेंट। जैसे ही ये वर्ड फुल सेटलमेंट वर्ड दिख गया या कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार भाई 10,000 का था, ये 9,800 कैसे चल रहा है, तो यानी कि 200 का डिस्काउंट दिया होगा, ये तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहां पर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होता है, 10,000, 9,800 मेरी जेब से गया और 200 डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। ये फुल सेटलमेंट वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड ना हो तो आप ये मानोगे कि मानसी अकाउंट डेबिट 9,800 टू कैश 9,800, 200 रुपए निक्कू भैया बाद में देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं कहा है। तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दो एस्पेक्ट है। अगर कोई सामान खरीद रहा है तो सामने वाला उसको डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो आपकी बुक में वो अलाउड है क्योंकि आप मुझसे कम पैसे ले रहे हो। वहीं मैं, जब मेरी बारी आती है तो मैं सामान आपसे खरीद रहा हूं, तो अपने पास जब एंट्री करूंगा तो डिस्काउंट मुझे रिसीव होगा, क्योंकि मैं 10,000 रुपए देने थे पर 9,800 देकर मेरा काम बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 200 रुपए हैं ये मुझे फायदे हो गए, तो ये मेरे लिए एक तरीके से इनकम हो गई। पैसे का ना जाना भी तो
पैसा मेरी जेब से नहीं गया, यही रह गया, तो वो भी तो आना ही हुआ। ठीक है, अब इनकम है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्रेडिट साइड पर जाता है, ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पर लिखा रहता है। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। ये जो आपके लिए है ये डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इसीलिए ये पीएनएल में कहां होता है, डेबिट साइड होता है। ठीक है, ये इनकम है, ये पीएनएल में कहां होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके का खर्चा हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर मिल गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो सवाल आया है वो आया है, एक मिनट, हाँ, अगला जो सवाल आया है इनका हो गया, इनका हो गया, सुभी जी का। ठीक है, डेप्रीशिएशन, आकाश जी का सवाल है डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ऊपर से सारे सॉल्व हो गए, हाँ जी हो गए हो गए हो गए। ठीक है, अब आकाश जी का सवाल है। आकाश जी का सवाल है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आपको क्या जानने हैं, डिसएडवांटेजेस। तो देखिए मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, है ना, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमें हर पॉइंट पढ़ाना होता है, हर तरीके से सोचना होता है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, एमसीक्यू पैटर्न में आ सकता है। अब डिसएडवांटेज इसमें है क्या, तो सबसे पहली चीज डब्ल्यूडीवी को याद कर लीजिए भैया। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होती थी, एक ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, उस पर डेप्रेशन लगता था, फिर अगली बार से डेप्रेशन हमेशा बैलेंस पे लगने लगता था, है ना। तो इसकी वजह से सबसे पहला एक जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, डिसएडवांटेज था कि भैया नेवर बिकम जीरो, नेवर बिकम जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब यही चीज आप स्ट्रेट लाइन में देखते हो कि भाई वो जीरो हो जाता है, तो ये बोलने के तरीके हैं, इसमें आप रिजिड मत होइएगा कि यार ये बोल दिया तो यहां अगर ये डिसएडवांटेज है तो वहां एडवांटेज क्यों रहा। ये बोलने का तरीका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लेट सपोज होता है ना, एक एग्जाम्पल होता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, कोई बोल सकता है आधा गिलास खाली है, दोनों ही सही है। वो आधा गिलास खाली क्यों कह रहा है गधा, ये क्या बोलते हैं आधा गिलास भरा क्यों कह रहा है, ये आपको ध्यान नहीं देना है। तो भाई नेवर बिकम जीरो का मतलब है कि अगर आप WDV मेथड से जाते हैं तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस बचा ही रह जाएगा, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं करता। तो ये एक तरीके का घाटा है। अब घाटा कैसे या नुकसान कैसे, नुकसान ऐसे है कि भाई अगर मान लीजिए मैं आपसे ही कहूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया ये जो एसेट है ना मेरे किसी काम की नहीं है, घर पे साइड में पड़ी हुई है, जगह घेर रही है, पर वो आपके बुक्स में वैल्यू दिखा रही है भाई, पर उसको तो आप यूज भी नहीं कर रहे, कुछ बचा ही नहीं उसका, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे पुराने स्कूटर्स होते हैं, बहुत प्यार करते हैं कई लोग, इनफैक्ट मैं भी अपनी स्कूटी से बहुत प्यार करता हूं, तो अब उसको सजा ढजा के रखा हुआ है बस, तो उसका कोई यूज तो ले नहीं रहे ना, कोई अकाउंटिंग पर्पस है, फिर भी अकाउंट्स बुक में आपको दिख रहा है, तो वो बेकारी बात है। क्या मतलब है उसका, हटाओ उसको, लेकिन हटा भी नहीं रहे क्योंकि दिख तो रहा है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। अगला डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके, दूसरा डिसएडवांटेज जो इसके अंदर आया था वो ये आया था कि भैया जी ये जो चीज है ना, इसके अंदर हमारे पास जो एक्सपेंस वाला केस आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम इसको दिखाते हैं तो वो इंटरेस्ट फैक्टर को ध्यान नहीं देता। ये दोनों में ही कॉमन है, लेकिन ये क्या है, दोनों ही में ही कॉमन है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ी बात हो गई, तो मे भी पॉसिबल है आपको लगा कि अरे यार ये मतलब सही है या नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट कुछ भी नहीं है कि ओमिशन का मतलब ये होता है कि भैया अगर मान लीजिए आपने ये पैसे कहीं डाले होते, अगर आपने ये पैसे कहीं डाले होते, लेट सपोज मैं सेविंग बैंक की बात कर रहा हूं, सेविंग बैंक की बात कर रहा हूं, ये अगर 6% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 1 लाख रुपए की क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो ये 1 लाख रुपए तो आपके चले गए, फुर होगा इधर। अगर आप वही 1 लाख रुपए सेविंग बैंक में डालते, ठीक है, इंटू 6% करो तो कितना आ जाता है, 2 जीरो कटे 6,000 रुपए, तो 6,000 का आपको इंटरेस्ट रिसीव होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहां पर कोई भी नहीं दिया हुआ है। अब मन में डाउट क्या क्रिएट होगा, हम बहुत ज्यादा बड़े थिंकर हैं, तो हमें क्या लगता है यार ये 1 लाख रुपए से जो मशीनरी खरीदी, ये जो मशीनरी खरीदी, इस मशीनरी से ही तो गुड्स बनाए, गुड्स बना के इसको सेल किया, सेल कर कर इससे प्रॉफिट कमाया। कई बार बच्चों के मन में आता है तो ये कोई बुरी बात थोड़ी हुई, हाँ भैया बुरी बात नहीं हुई, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज में हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इसकी वजह से ना ये वाला घाटा हो गया। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव थोड़ी देखने होते हैं, हमें सिर्फ उसके नेगेटिव देखने होते हैं। तो यहां पर पॉइंट यही है कि आपने अगर इसका पैसा कहीं और लगाया होता तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता, तो क्या ये 6,000 रुपए का भी यहाँ कोई एक एक्स्ट्रा लॉस दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? लॉजिकली कैसे दिखाएंगे यार, 1 लाख रुपए यहां लगाते तो मे भी पॉसिबल है वो प्रॉफिट नहीं कमाते, पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं, तो इसलिए ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड कि भैया जी यहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते आपका प्रोविजन कितना लगना चाहिए, मतलब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो है वो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो कैसे पता चले? तो जाहिर सी बात है कोई नहीं बता सकता रेट ऑफ डेप्रिशिएशन एग्जैक्ट कैसे है, लेकिन क्योंकि हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो हमने इसको पढ़ लिया कि भैया रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। तो ये इसका हमारे पास अगला डिसएडवांटेज था, ठीक है। फिर उसके बाद तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ खास था नहीं जहां तक मुझे मालूम है। एक वो था कि अप टू डेट नहीं होता है ये, है ना। तो अप टू डेट में ये है कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, तो हमने यहाँ पे मेथड क्या लगाया, एक हमने मेथड लगाया कि लेट सपोज ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। इसमें हमने माइनस कर दिया डेप्रिशिएशन 10%, 10,000। अगली बार हो गया हमारे पास 90,000, फिर इसमें माइनस कर दिया हमने डेप्रिशिएशन 9,000, ठीक है। तो यही WDV होता है। WDV में डेप्रिशिएशन हमेशा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फिर अगर इसके बाद आता है 81,000 तो इस पॉइंट पर डेप्रिशिएशन हमेशा आपका लगेगा। सिंपल सा पॉइंट है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब ये एसेट्स को मैं ग्रुप में कर दूं, एक तो बहुत आसान है, अब मैं इसके ऐसे 10 एसेट्स कर दूं, क्या कर दूं, 10 एसेट्स, एक 1 लाख का है, एक 70,000 का है, एक लेट सपोज 90,000 का है, एक लेट सपोज 55,000 का है। तो WDV मेथड में क्या होता है, इसका टोटल लिया, इस पे सीधा 10% लगा दिया। पहले साल तो फिर भी आसान है, पहले साल तो फिर भी आसान है, और ये मैं सिर्फ 4 ही नाम लिए, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। अब इसमें 10% लगाया तो अगर हम इसकी टोटलिंग करते तो 1,70,000 और 90, 2,60,000 और 55, 2,60,000 तो 3,15,000 पे 10% यानी कि 31,500। अब यहां तो आप बता दोगे, फिर इसमें 31,500 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3,15,000 में 31,500 माइनस हो तो यहां समथिंग कुछ आएगा, फिर इस पे लेट सपोज 10% का वो लग जाएगा। अब यहां जो डेप्रिशिएशन की वैल्यू आएगी, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ मुझे थर्ड मशीनरी पे कितना लग रहा है, इस वाली मशीनरी पे, तो आप नहीं बता पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से यहां लिखना पड़ेगा 90,000, माइनस किया इस पे 9,000 का 10% डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर में, तो बचे 81,000। फिर भैया सेकंड ईयर का डेप्रिशिएशन निकालना है, तो माइनस सेकंड ईयर का डेप्रिशिएशन 8,100, तब आपको मिलेगा 72,900। तो यानी कि आपको एक अलग से वर्किंग करनी पड़ गई जानने के लिए। ये इसका चौथा डिसएडवांटेज था, ठीक है, डन। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। आकाश जी के बाद एनोनिमस जी, हाँ, इनका सवाल थोड़ा अलग था। नॉर्मली 11th में ऐसा आता नहीं है, अब इन्होंने शायद नाम नहीं लिखा इसलिए एनोनिमस लिखा हुआ है, एनोनिमस, तो जो नाम है वही है। अब मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने नाम नहीं लिखा इसलिए आ रहा है या फिर इन्होंने नाम ही यही डाला था। इनका एक अच्छा सवाल है, ये मैं अभी आपसे पूछता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को कुछ अलग टाइप की वो चलती है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। जिनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इन्होंने कहा कि भैया मेरे पास एक क्या है, एक जर्नल एंट्री ऑफ परचेज मोटर कार, ठीक है। इन्होंने कहा मेरे पास एक मोटर कार है, मोटर कार कितने की है, 70,000 की है, ओके। देखिए मोटर कार है इनके पास एक मोटर कार, ये मोटर कार एक परचेज कर रहे हैं, सॉरी परचेज कर रहे हैं मोटर कार। इन्होंने क्या किया, मोटर कार परचेज किया, कितने में, 70,000 में, ठीक है, 70,000 में परचेज किया। पर परचेज में इन्होंने कैश नहीं दिया, इन्होंने इस 70,000 के लिए एक्सचेंज किया। क्या किया, एक्सचेंज किया। एक्सचेंज इन्होंने किया मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति यानी मारुति की कोई कार थी, ठीक है, इन्होंने एक्सचेंज किया। मारुति की कोई कार थी जिसकी बुक वैल्यू 90,000 थी, प्रेजेंट वैल्यू इसकी 60,000 थी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी थी, 60,000 थी। अब एंट्री बताइए, आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, मैं इनको इसकी एंट्री समझाता हूं, ठीक है। चलो उम्मीद है कि आपने अब तक सोच लिया होगा, अदरवाइज वीडियो रोक के थोड़ा सोचिए फिर वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इसका कोई लेना देना है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है।
मुझे आज एंट्री करनी है, मुझे आज एंट्री करनी है, मुझे इसका परचेज सेल का कुछ नहीं पता, मैं जाऊंगा चीज खरीदने, जो भी चीज मैं खरीद रहा हूं वो क्या है, ये मेरे लिए क्या है, मोटर कार एक एसेट है, मेरे हाथ में क्या आ रहा है, एक एसेट आ रहा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मोटर कार अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए से होनी चाहिए, 70,000 रुपए से, 1 2 3। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरे पास से जा क्या रहा है, मैंने एक्सचेंज में मारुति की गाड़ी दी जिसकी बुक वैल्यू 90 थी, उससे मेरा लेना नहीं होता बॉस, बुक वैल्यू अगर 90 से 60 हुई है तो दैट मींस इसके बीच का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो मैं ऑलरेडी चार्ज कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में, और इस ईयर का डेप्रिसिएशन जहां तक है इस क्वेश्चन में इन्होंने मुझे नहीं बताया है, कुछ एक्स्ट्रा भी तो है नहीं, 90 से 60 पे ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो मैं कर रहा हूँ, मुझे तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है ना, इस ट्रांजेक्शन का पूरा वो होता ना पुरानी एंसेस्टर्स की एंट्री तो नहीं करनी, और वो भी करनी होती तो हम कर लेते। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन ऑन मारुति कार टू मारुति कार, सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन वो पिछले साल हुई होगी। इस साल जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, मैंने 70,000 का भैया खरीदा तो मेरे पास एक 70,000 की एसेट आ गई, मेरे पास से एक एसेट चली गई, एसेट चली गई तो कहां जाएगी, टू मारुति कार, टू मारुति कार, कितने की थी वो, 60,000 की थी, मेरे पास एक एसेट आया डेबिट, एक एसेट गया क्रेडिट, अब जो डिफरेंस है वो क्या हो गया। अब आप मुझे बताइए 70,000 की एक कार मिल गई आपको, 60,000 की एक कार के एक्सचेंज में, क्या हुआ आपको, फायदा या नुकसान, ऑफ कोर्स फायदा, तो बस फिर टू गेन कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, बस ठीक है। अगर आपका सवाल यही है तो इसका आंसर ऐसा ही होगा, अगर कुछ और भी घुला मुला के है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मतलब आप पर्सनली मत लीजिएगा, बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं, भैया इसको ऐसे कर दिया, फिर उसको वैसे कर दिया, फिर उसको वैसे कर दिया, फिर उसको वैसे कर दिया। भाई एक तो इतना एग्जाम में आता नहीं है, दूसरी चीज जो भी किया हो एट प्रेजेंट जो है उसकी एंट्री होनी है, इतिहास हमें अभी कुछ नहीं करना। तो बहुत बार क्वेश्चंस कुछ बोलते हैं कि उसने उससे लिया, उसको उससे लिया, उसको उससे लिया, उसको उससे लिया। भाई सीधी सी बात है, किसकी बुक में आप एंट्री कर रहे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, भाई अगर आप इसकी बुक में एंट्री कर रहे हो तो उसको सिर्फ इससे लेना देना। ये कहानी राम कहानी जी है, कोई काम की नहीं है। अभी मुंगेरी लाल जी के सपने बोलना चाहिए, क्योंकि राम जी की कहानी तो बहुत ही प्यारी थी, ठीक है, उनसे तो इंस्पिरेशन मिलता। तो ये मुंगेरी लाल जी की कहानी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अगर आप इसकी बुक में एंट्री करना चाहते हो तो फिर इस वाली एंट्री का मतलब है, इस वाली एंट्री का मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन होगा, समझ रहे हो। तो कई बार लोग आपको ऐसे से बोलेंगे, तो उसको आपको ध्यान रखना है, यहां पर बहुत बेसिक चलना है ब्रो, ठीक है। अब आता है अगला केस। अगला केस इन्होंने कहा क्या था, इन्हीं ने पूछा था पेड टू रमेश, पर मैं ये जरूर तारीफ करूंगा कि आपने कम से कम एग्जैक्ट स्पेसिफाई करके पूछा, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो पूरी चीज लिख दी है, तो मैं उनका भी बताऊंगा, अभी तो नहीं। नाउ पेड टू रमेश ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश। अब देखिए मैं हूं, निक्कू भैया ने पे किया, किसको किया, रमेश को, ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश, ठीक है। निक्कू भैया ने पे किया, ठीक है, ओके। निक्कू भैया ने पे किया, किसको पे किया, रमेश को पे किया, सुरेश, ठीक है, रमेश को पे किया, किसके बिहाफ में, सुरेश के बिहाफ में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या निक्कू भैया का रमेश से कोई लेना देना है, नहीं है, वो किसके बिहाफ में पे कर रहे हैं, सुरेश के बिहाफ में। लेट्स सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए कि भाई मैं मालिक हूं, मैंने कहा बंटी भाई जा रहा उनको पैसे दे दे, तो वो बंटी भाई वहां गए हैं पैसे देने। अब बंटी भैया अगर अपने अकाउंट से लेकर गए हैं, ठीक है, तो बंटी भैया तो मुझसे मांगेंगे ना, उस आदमी से तो नहीं मांगेंगे। अब भाई मैं देख तेरे को जमा किए थे, वो कहेगा भाई मुझे निक्कू भैया का फोन आया था कि मेरा उधार चुकता रहा, हो गया, मैं तेरे को नहीं जानता भाई। तो यानी कि इस केस में निक्कू भैया के लिए रमेश जी कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि रमेश जी से इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। निक्कू भैया ने सुरेश जी के कहने पर रमेश जी को पैसे दिए हैं, पे किए हैं ना, पे किए हैं। तो निक्कू भैया क्या करेंगे, पे किया है, अपनी जेब से पैसा गया तो टू कैश होगा, और सुरेश जी का नाम होगा, क्योंकि मैं तो किससे पैसे मांगूंगा, सुरेश जी से मांगूंगा। तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, किन की बुक में, निक्कू भैया की बुक में। किसकी बुक में, निक्कू भैया की बुक में। मैं किससे पैसे मांगूंगा, सुरेश जी से मांगूंगा। तो मैं कहा भाई सुरेश जी देखो आपके चक्कर में मैंने उसको पैसे दिए, अब आप मुझे करोगे। रमेश जी को भी, अब अगर रमेश जी की बुक हो, अगर अब रमेश जी की बुक हो
तो रमेश जी भी निक्कू भैया की एंट्री थोड़ी करेंगे। रमेश जी ने निक्कू भैया से कोई उधार थोड़ी लिया है, या निक्कू भैया को कोई सामान थोड़ी बेचा था। रमेश जी ने किसको बेचा था? आपने ये सवाल पूछा नहीं है, पर मैं एक एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूं ताकि और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। रमेश जी को जो पैसे मिले वो सूरज जी के लिए मिले हैं, तो भैया जी सिंपल सा अकाउंट है, पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से मिला है? सुरेश, तो सुरेश जी उनकी बुक से गायब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि रमेश जी का भी निक्कू भैया से कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे लेट सपोज अगर जब भी कोई पैसे का ट्रांजेक्शन होता है तो मालिक थोड़ी जाता है लेकर, वो अपने किसी स्टाफ से कहता है जाके दे आओ, तो स्टाफ ने वहां पैसे दिए तो फिर पैसे तो मेरे ही हुए, है ना। स्टाफ का नाम थोड़ी लिखा जाता है कि रिसीव फ्रॉम स्टाफ, क्योंकि जैसे आपने रिसीव फ्रॉम स्टाफ लिखा यानी कि स्टाफ को आपको पैसे चुकाने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने दे दिया होगा और सब सही लग रहा होगा। ठीक है जैया जी, भैया जी अब आगे बढ़ा जाए। सुजल कुमार ठाकुर जी, देखिए आपके प्रश्न का आंसर तो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो डाउट है वो है डेप्रिसिएशन, और स्पेसिफिक डाउट भी डेप्रिसिएशन है। तो मुझे लगता है कि अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो मैं उतने हिसाब का आपको बता देता हूं। सुजल कुमार जी, आपका डाउट है डेप्रिसिएशन, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर भी अगर है तो चैप्टर तो पूरा नहीं होता बॉस। मैं इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोगों ने यहाँ चैप्टर के नाम लिख रखे हैं डाउट में, स्पेसिफिक डाउट में भी, प्लीज वन शॉट वीडियोस जरूर देखिए, रिवीजन वीडियोस देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं यार। अगर आप इस चक्कर में हैं कि भैया एक काम करो दोबारा से सारा चैप्टर पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होता। भले ही कोई बोले ना बोले, ट्रुथ थोड़ा सा बिटर होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि बस पढ़ना पड़ेगा यार, है ना। पूरा चैप्टर तो यानी आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, क्योंकि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं बैठ के आपसे 10 चीजें पूछता, आप 100% 9 चीजें बता देते, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब दूर है तो प्लीज थोड़ा सा मैं आपसे कोऑपरेशन चाहूंगा कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वन शॉट है, यूट्यूब पे है, फ्री है, ऐप पे भी है, वो तो फ्री ही है आप लोगों के लिए। उसके बाद रिवीजन भी है, वो भी डाल दीजिए, है ना। और मैंने डेप्रिसिएशन में तो पूरा एक 4.5 घंटे का बनाया है, जबकि काफी बड़ा भी है, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जितना पढ़ाना है कम से कम उतना तो आपको बताऊंगा ही, समझ रहे हो। तो वो ऐसा भी नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ाया, मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिया, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग वैसे भी मैं प्रॉपर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज वहां से देखिएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं आप डेप्रिसिएशन का मतलब पूछ रहे होंगे, तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर कभी भी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्योंकि जब भी मैं किसी एसेट्स को खरीदता हूं, उसको अपने पास रखता हूं, उसका इस्तेमाल करता हूं, तो उसकी वैल्यू गिरती 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 रहती है। इसको क्या नाम दे? तो रिसर्चर्स ने कहा इसको डेप्रिसिएशन नाम दे दें। यहां पर आपके पास मेथड्स होती हैं, मेथड्स में काफी सारी होती हैं, लेकिन आपके यहां और अब मेजरली WDV, क्योंकि इनकम टैक्स भी फॉलो करता है, पर आपको अभी भी सिखाया हुआ है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरी है और WDV मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है, ये किस पे लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगती है। WDV का मतलब होता है ये बैलेंस कॉस्ट के ऊपर लगती है, रिमेनिंग कॉस्ट, ये किस पे लगती है? रिमेनिंग कॉस्ट। अब रिमेनिंग कॉस्ट से आप फिर कंफ्यूज ना हो जाना, पहले साल आपकी या रिमेनिंग बुक वैल्यू जो भी कह लीजिए आप, पहली साल आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ही आपकी रिमेनिंग कॉस्ट है, क्योंकि पहले साल तो जितने की मशीनरी खरीदी उतना ही है। SLM में हर बार इसी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगेगी। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसमें फर्स्ट ईयर में तो ओरिजिनल कॉस्ट है, सेकंड ईयर में जो माइनस करने के बाद आया, थर्ड ईयर में उसके बाद जो माइनस करने के बाद आया, फोर्थ ईयर उसके बाद जो माइनस करने में आया, उस पे हमें चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद तो डेप्रिसिएशन में मेथड्स के बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें 2-3 प्रकार के अकाउंट भी बनते हैं, जैसे कि प्रोविजन होता है, और प्रोविजन के बाद आपके पास डिस्पोजल होता है, ठीक है। प्रोविजन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशंस को एक्यूमुलेट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है यानी कि इकट्ठा किया जाता है। फिर जब सेल हो जाता है, व्हेन एसेट सोल्ड हो जाते हैं, तो प्रोविजन को टाटा बाय बाय करते हैं। क्या करते हैं? टाटा बाय बाय, यानी कि अकाउंट में फिर इसको लिखते हैं और खत्म कर देते हैं बुक से, ठीक है। अदरवाइज डेप्रिसिएशन आता है, इकट्ठा होता जाता है, डेप्रिसिएशन आता है, इकट्ठा होता जाता है, तो वो प्रोविजन का हिस्सा था। डिस्पोजल में एसेट जो सोल होता है, व्हेन एसेट सोल्ड, जब एसेट्स बिकते हैं तो कोई ना कोई गेन या लॉस आता है,
तो इसका पूरा प्रोसीजर जो है, एसेट सोल्ड होने पे उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, कितना डेप्रिसिएशन लग गया, कितने की बिकी, उससे क्या फायदा नुकसान हुआ, सारा ऑल एडजस्टमेंट या ऑल ट्रीटमेंट बोल देता हूं मैं एट वन अकाउंट। ऑल ट्रीटमेंट इन वन अकाउंट। तो जब भी एसेट सोल्ड होता है तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो एक ही अकाउंट में आ जाते हैं, जिसको बोल देता हूं एसेट डिस्पोजल। एसेट यानी अगर मशीनरी बिका तो मशीनरी डिस्पोजल, फर्नीचर बिका तो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सवाल जो है वो स्पेसिफिक नहीं था तो मैंने आपको इतना बता दिया है। देन उसके बाद आती है बारी स्वाति जी की बीआरएस से रिलेटेड। चलिए, ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आया कि काफी लोगों को नहीं बना, तो मैंने बड़ा इसमें गहन चिंतन किया, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल मुझे वैसे भी मिल जाते हैं, तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे समझ में आया कि स्वाति जी का जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो क्या आप मेरी एक एडवाइस मानेंगे, है ना, मैं टीचर हूं तो मेरी ही एडवाइस अगर आप मान पाए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं ना। इनका लिखा हुआ था हार्ड क्वेश्चन नॉट सॉल्व। ठीक है, तो यहां देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने, क्योंकि कई लोगों का यही सवाल है, बीआरएस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई है, तो मैंने उनसे बातचीत की, जाना समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आई, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। और देखिए कोई भी इसको पर्सनल मतलब अरे भाई मुझे मैं तो भाई उस्ताद हूं, नहीं, उस्ताद तो सभी हैं, लेकिन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिसिंग है, और सच को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ है। सवाल आपने पूछा है तो वो तो डेयरिंग वाली बात है, वरना बैकडोर से सबके मन में होता है। ठीक है, तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अब लैंग्वेज समझना और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग क्या ये सेम बात है? नॉर्मली मोटा मोटी सेम बात है, पर यहां पर एक पॉइंट है। क्या पॉइंट होता है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो बीआरएस बनाया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है, इसमें बेसिक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कैश बुक आपके पास है तो आप इसी को चेंज कर सकते हैं, चेंज, इसी को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, और कैसे भी पासबुक के बराबर, पासबुक के बैलेंस से मैच करना होता है, मैच करना होता है। ठीक है, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ पासबुक, कैश लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ पासबुक, इन केस ऑफ पासबुक, इन केस ऑफ पासबुक, यानी कि पासबुक में आप पासबुक को चेंज कर सकते हैं और आपको कैशबुक के बराबर लाना पड़ेगा। वाइस वर्सा का मतलब है अगर इसको पलट दे, कैशबुक की जगह पासबुक हो जाएगा, तो यहां पे जो पासबुक है वहां कैशबुक लिखा होगा। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि रट ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा भैया चेक इशूड है, चेक इशूड है, तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये माइनस ही मिल रहा होगा, कैशबुक में से ये माइनस हो रहा होगा। रटना नहीं है हमें। चेक डिपॉजिट है, चेक डिपॉजिट है, तो मोस्टली केस में ये आपको प्लस मिल रहा होगा। एक और प्रॉब्लम है कि भैया अगर चेक पेड लिखा होता है तो दिमाग हमारा कहता है अरे भाई चेक पेड है, आपने पैसे दिए नहीं। चेक पेड का मतलब होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, तो एक तरीके से आपका बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा होता है, तो वो डिपॉजिट ही है। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, चेक इशूड मतलब माइनस, चेक डिपॉजिट मतलब प्लस। नहीं बॉस नहीं, इसी के लिए मैंने आपको बताया लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, कि क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे उस टाइम पे क्या कह रहा है। तुक्के में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, शायद 60-70% क्वेश्चंस इसी के ऊपर होंगे।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कैश बुक है, मेरे पास क्या है, कैश बुक है, क्या है, कैश बुक है। मैंने आपसे कहा चेक ऑफ ₹2000 डिपॉजिटेड इन बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेक अगर डिपॉजिटेड कर दिया था बैंक में तो मैंने कैश बुक में प्लस किया होगा बॉस, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिटेड वाला भेजा मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया। पर भैया अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ बैंक में, बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक। तो भाई मैंने चेक डिपॉजिट प्लस किया होगा, पर अगर बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक लिख रहा हूं मैं यहां बैंक की जगह, पासबुक मैं कुछ किया ही नहीं, तो आपको यहां माइनस ही करना पड़ेगा। लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इसी लैंग्वेज में एक छोटा सा और मैं बदलाव ले आता हूं, तो भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सेकंड केस, चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। सपोज महीना जनवरी का चल रहा है, ये हम जनवरी का बना रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिटेड इन बैंक, आउट ऑफ these ₹2,000 entered in passbook in February। फरवरी में कोई भी तारीख हो, जनवरी का केस है ये, क्या है, जनवरी का केस है, ठीक है। फरवरी में भैया आ गया, अब क्या बोला है भाई, 10,000 का चेक डिपॉजिट किया गया था, जिसमें से आउट ऑफ दीज 2,000 का जो चेक है वो फरवरी में रिसीव हुआ। इसका लॉजिक लगाइए, क्या हुआ इसका मतलब कि भैया 2,000 रुपए जो थे वो उन्होंने फरवरी में लिखे होंगे। किन्होंने, बैंक ने। अगर बैंक ने 2,000 रुपए फरवरी में लिखे तो इसका मतलब कि जनवरी में नहीं लिखे। जनवरी में अगर 2,000 रुपए नहीं लिखे, पर मैंने तो जनवरी का चेक किया है ना, तो मैंने अपने यहां प्लस कर दिए 10,000। बैंक ने सिर्फ 8K ही लिए, कहीं बताया नहीं है, पर इसको समझना है, लैंग्वेज को समझिए कि 2,000 रुपए अगर फरवरी में बोले जा रहे हैं, दैट मीन्स कि जनवरी में रिसीव नहीं हुए। दैट मीन्स समझना हमारे लिए जरूरी है। और अगर दैट मीन्स ये सब नहीं हुए तो 8,000 की है तो हमें यहां माइनस करना पड़ेगा 2,000। भले ही वर्ड डिपॉजिटेड है तो रटना नहीं है एक तो, ठीक है। अब यही चीज मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को और ट्विस्ट कर दी, थोड़ी सी। आउट ऑफ दीज 8,000 एंटर्ड इन पासबुक इन, इसको मिटाने की क्या जरूरत है, एंटर्ड इन पासबुक इन फरवरी की जगह मैंने लिख दिया इन जनवरी। इसका मतलब भी यही है कि भैया जी 10,000 का चेक डिपॉजिट था, मगर उसमें से 8,000 ही बैंक में आए जनवरी में। तो इसका मतलब कि भैया मैंने तो 10 लिखे, लेकिन बैंक ने जनवरी में अब तक 8 ही लिखे, तो 2 नहीं लिखे। बैंक ने 8 लिखे, मैंने 10 लिखे, तो 2 माइनस करना होगा। लैंग्वेज का इशू, ठीक है। तो ये तो हमको अंडरस्टैंडिंग से निकालना पड़ेगा। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। जब क्वेश्चन मैं कराता हूं तो मैं आपको समझा देता हूं हिंदी में, तो जब मैं आपको समझा देता हूं तो आपको बनता है। लेकिन जब आप खुद करने जाते हो, क्योंकि मैंने समझाया तो आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी उसकी। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, वो इंग्लिश से खुद नहीं समझ रहे, वो मेरी बोली हुई भाषा जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसको समझ के फिर ये वाले रूल को याद करके सही बता दे रहे हैं। और जब वो घर जाते हैं और इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए प्लीज कभी भी जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसको खुद से करके देखिए, और जहां भी दिक्कत आ रही है वहां मुझे बताइए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि स्वाति जी ने मुझे ये नहीं बताया कि उनको कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा है। मैं एक और चीज आप सभी को बताना चाहता हूं, कोई भी दुनिया में चीज हार्ड नहीं है, वो सिर्फ हार्ड तब तक होती है जब आप तक बन नहीं रही होती है। आपसे ABCD पूछ लिया जाए, बता दोगे? उम्मीद है
26 अल्फाबेट्स होते हैं, बता ही दोगे। वोवल्स 5 होते हैं, मुझे उम्मीद है बता दोगे। पर पहली क्लास के बच्चे से पूछ के देखिए, नहीं बनेगा उसको। अब आप कहोगे भैया यार वो छोटा बच्चा है उसको नहीं बन रहा। मैं आपसे कह रहा हूं और वादे कसम के साथ कह रहा हूं कि पीएचडी के लोगों से मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की पूछी है जब इंटरव्यू होते हैं, तो उनको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि पढ़ना छोड़ चुके हैं वो। पीएचडी वाले तो बड़े हैं, 11th क्लास तो छोटी है, उनको बनना चाहिए ना, नहीं बनता क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं जो आपको नहीं बन रहे। पर क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या प्रैक्टिस में कमी है? अगर नहीं है तो डन है। क्या समझ में कमी है? अगर नहीं है तो डन है। और अगर है तो उसको करना है अपने को। तो इसमें जो मुझे बेसिक चीजें लगती हैं वो यही लगती हैं कि एक तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, दूसरी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। प्लीज इसको लाके देखिए, आपको क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। और मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपके पास टीएस गिरेवाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि टीएस गिरेवाल से, क्योंकि पहली मेथड हमने टोटल की पढ़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नेगेटिव बैलेंस कभी भी मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है, कैश बुक का, तो अपने आप को पासबुक समझ के करो। अगर पासबुक का मिल रहा है तो अपने आप को कैश बुक समझ के करो। पर फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का यह था कि उनके स्कूल में प्लस एंड माइनस की मेथड बताई जा रही है और उन्होंने कहा कि भैया ये मेथड हमको सही भी लग रही है। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो सबको प्लस माइनस मेथड ज्यादा सही लगी, तो मैंने सारे क्वेश्चन प्लस माइनस से ही कराए फिर बाद में। इसलिए वन शॉट की सीरीज अगर आप देखेंगे, रिवीजन आप देखेंगे तो प्लस माइनस वाला ही है। लेकिन टीएस गिरेवाल में डिटेल्स वाले से ही क्वेश्चन कराया गया है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कैश बुक है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो अपने आप को पासबुक समझ लो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो अपने आप को कैश बुक समझ लो। तो अगर यहां पर ये किया हुआ भी है तो आप एक बार नोटिस करेंगे कि जो भी चीज आपकी माइनस में हो रही होगी, ओवरड्राफ्ट का केस का डिफरेंस है, बाकी सब सही है। ओवरड्राफ्ट के केस में जो भी चीजें आपने प्लस माइनस वाले में माइनस में लिखी होंगी वो यहां पर प्लस में आ रही होंगी। टीएस गिरेवाल में डिटेल्स वाले सिस्टम में वो प्लस में आ रही होंगी, और जो भी चीज आपने यहां प्लस में लिखी होंगी वो यहां पर माइनस में आ रही होगी। एक ये बुक की डिफरेंस की वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लीज आप जरूर कीजिए इसको। और हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं है बॉस। एक दो एडजस्टमेंट जरूर आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने पढ़ाया, बार बार बोला भी, तो कई लोगों ने उसको लिया। हो सकता है आपने भी लिया होगा तो वेरी गुड, नहीं लिया होगा तो हो सकता है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कैसे आएगी जब तक आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लेक्चर्स देखिए। जरूरी ये नहीं है कि अभी तो एग्जाम है तो ठीक है, अगर आपके एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज तो ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एंट्री आएंगी। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्वेश्चंस आपको बुक में तो टफ मिलेंगे, क्योंकि बुक तो पूरी तरह तैयार कर रही है अपने आप को, इजी भी समझा रही है, मीडियम भी, फिर टफ भी कराएगी ताकि हम तैयार हो जाएं। लेकिन टफ नहीं होता, वो तभी तक होता है जब तक आपको नहीं बन रहा होता। तो प्लीज कोशिश करके देखिए। मैंने इस दोनों बातों को समझाया, इंग्लिश और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ करवा दिया। ठीक है, अब यहीं पर अगर चेक डिपॉजिट की जगह, थर्ड पॉइंट कर लेता हूं मैं, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, टिंग 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 टिंग, डिपॉजिट की जगह इशूड हो गया। क्या हो गया? इशूड हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो पहला केस होगा तो क्या होगा भैया जी? अगर मान लीजिए 10,000 इशूड, यानी मैंने अपने यहां, मैं यहां पे एंट्री कर दे रहा हूं ये, ठीक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। एक ही पेज पे क्या है इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक ही स्लाइड में सब समझ में आ जाए, वरना फिर स्लाइड ही चेंज करते करते दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब चेक इशूड का मतलब है भैया मैंने 10,000 अपने पास से माइनस कर दिए हैं। अब पहले के हिसाब से चलते हैं, पहले के हिसाब से आउट ऑफ दिस 2,000 एंटर्ड इन पासबुक इन फरवरी, यानी कि 2,000 रुपए एंटर्ड का मतलब है माइनस की एंट्री करना। तो माइनस की एंट्री बाद में हो रही है, तो भैया इन्होंने क्या किया है? 8,000 माइनस किए हैं। आपने 10,000 माइनस कर दिए तो आपको 2,000 प्लस करने पड़ेंगे। अगर यहीं पर लैंग्वेज ऐसी लिखी हो कि 8,000 एंटर्ड, तब भी यही पॉइंट होगा कि 8,000 की एंट्री उन्होंने जनवरी तक कर दी है। अच्छा भैया, अगर 8,000 यहां पे लिख के यहां फेब लिख दिया तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि 8,000 की एंट्री फरवरी में हुई, तो 2,000 की एंट्री जनवरी में हुई, तो जाहिर सी बात है फिर यहां ये 8,000 नहीं होंगे, फिर यहां 2,000 होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? फिर यहां पर 2,000 होंगे, तो 8,000 आपका डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया है, प्लीज थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। और बेसिकली जब हम ऐसे कोई आपसे पूछे ना, तो जहां पे स्पेसिफाई द डाउट पूछा है तो एक ट्रांजेक्शन लिख दीजिए। जैसे उन्होंने जो लिखा था मुझे काफी सही लगा, एनोनिमस जी ने, उन्होंने पूरा ट्रांजेक्शन लिख दिया। प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो हम आपका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, है ना। अगर हमने बीआरएस लिख दिया और हार्ड क्वेश्चन लिख दिया, तो हार्ड क्या होता है? हार्ड वो होता है जो आपको नहीं बन रहा होता है। बच्चे के लिए एबीसीडी बहुत हार्ड है, 1 2 3 बहुत हार्ड है, मल्टीप्लाई बहुत हार्ड है, आपके लिए कुछ और हार्ड है, पीएचडी वालों के लिए कोई और चीज हार्ड है ना। तो सबके लिए हार्ड वो होती है जो उनको नहीं बन रही होती है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद जरूर मिलेगी। देन अब आती है बारी उज्जवल जी की।
उज्जवल जी कह रहे हैं वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। उज्जवल जी का कहना है वन साइडेड एरर क्या होता है और टू साइडेड एरर क्या होता है। तो देखिए वन साइडेड एरर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक साइड की गलती। वन साइडेड एरर का मतलब है एक साइड की गलती। जैसे कि अब ये गलतियां अपार हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती है, बस एक साइड की गलती है। जैसे कि लेट सपोज मैंने परचेज किया मैंने, ठीक है, 10,000 का क्या किया, परचेज गुड्स किया, ठीक है। या फिर अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली जो कंडीशन होती है वो भी सिंगल होती है, ठीक है। परचेज किया 10,000 गुड्स इन कैश, ठीक है। मैंने कैश की एंट्री कर दी, परचेज लिखना भूल गया, तो मैंने एंट्री क्या किया, टू कैश। अब यहां जो आना था वो मैंने नहीं लिखा। अब ऐसा जैसे ही मैं लोगों को बोलता हूं अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, परचेज नहीं लिखा। भाई पुराने जमाने में लोग हाथ से लिखते थे, तब ऐसी प्रॉब्लम हो जाया करती थी, समझ रहे हो, तब ऐसी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने डेबिट नहीं लिखा या क्रेडिट नहीं लिखा तो कंप्यूटर आपका एंटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड येट, एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड येट। पर पुराने जमाने में हो जाती थी। तो यानी कि यहां पे तो आपने 10,000 लिखा तो वन साइडेड इज करेक्ट, सेकंड साइड पे जो डेबिट लिखना था वो नहीं है तो इसको वन साइडेड एरर बोल देंगे। या फिर कोई अंडरकास्ट की कंडीशन हो गई, ये अभी भी हो सकती है, अंडरकास्ट की कंडीशन अभी भी हो सकती है, ओवरकास्ट की कंडीशन अभी भी हो सकती है, पर बोथ साइड से होगी, सिंगल साइड से नहीं होगी। तो जो हमने वन साइडेड एरर पढ़ा है उसमें क्या होगा कि भैया जी परचेज मैंने लिख दिया, लेट सपोज मैं यहां पे बोल दे रहा हूं अंडरकास्ट की कंडीशन में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मैंने यहां कैश में 10,000 लिख दिया, परचेज में 8,000 लिख दिया। इस 80 आ गया गलती से, परचेज में मैंने क्या कर दिया, 8,000 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया भैया, 2,000 का प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है कैश तो अपनी जगह सही है, तो इसको सुधारने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे परचेज तो लिखना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। तो परचेज अकाउंट 2,000 से, टू कैश नहीं लिखेंगे हम, टू सस्पेंस, जहां पर कोई काम ना आए संकट मोचक हनुमान जी बुलाए। सिंपल सा पॉइंट है, कितने से, 2K से, ठीक है, समझ रहे हो, ये वन साइडेड एरर है। अब इसी में अगर मैं ये एंट्री ही ओमिट करना भूल गया, मतलब एंट्री ही करना ही भूल गया, टू साइड एरर, टू साइड एरर। अगर मैं एंट्री ही करना भूल गया, और पार्शियल भी इसी के अंदर आता है, वन साइडेड एरर में पार्शियल भी इसी के अंदर आता है, टू साइडेड एरर। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप बुक्स की लैंग्वेज में मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट आपको सही राह पहुंचा ही देगा, ठीक है। चलिए, तो टू साइडेड एरर में क्या हुआ कि भाई मैं एंट्री ओमिट कर गया, तो सिंपल सी पॉइंट है, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू कैश 10K। जो सबसे टफ एंट्री होती है, जिसको सबसे टफ भी कह लो अभी 11th के बेसिस पर, वो क्या होगी कि आपको एंट्री करनी थी परचेज की, आपने एंट्री कर दी सेल की, तो एंट्री करनी थी परचेज टू कैश, आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये भी टू साइडेड एरर है, क्योंकि दोनों ही साइड गड़बड़ हो गया। तो इसको सुधारना है, 10K। तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, परचेज आपका डेबिट होना चाहिए था, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10K। गलती से सेल आपने क्रेडिट कर दिया, तो भैया अब इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 10K टू। अब भैया कैश आपको पे करना था, क्रेडिट में कैश का मतलब आपको पे करना था, आप तो भैया एंट्री उल्टी करके रिसीव कर रहे हो, तो भैया पहले तो इस एंट्री को सुधारो, यानी डेबिट से क्रेडिट करो, और जो क्रेडिट करना था उसको तो करो ही, यानी कि टू कैश 20K। तो ये टू साइडेड एरर हो गई। या मान लीजिए आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, लेकिन दोनों जगह अमाउंट गलत लिख दिया, दोनों ही जगह अगर अमाउंट गलत लिख दिया, ओवर या अंडरकास्ट के यहां पे आ जाएगा, पर दोनों जगह एरर कर दिया। ये आज भी हो सकती है, वन साइडेड एरर तो हो ही नहीं सकती है, अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। टू साइडेड एरर्स हो सकती हैं, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट के केस में भी हो सकती हैं, तो इनको टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एंट्री है जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज मुझे वो बता दीजिए। अच्छा, एक और चीज था, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हो पोस्टेड टू डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो ये वन साइडेड एरर में आती है, पोस्टेड टू डेबिट या क्रेडिट।
जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, सेल्स की एंट्री में भी बोल सकते हैं कि डेबिट साइड में ये गलती रॉन्ग हो गई है, तो हम समझ जाएंगे कि अगर डेबिट बोला है तो क्रेडिट सही है, अगर क्रेडिट बोला है तो डेबिट सही है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप ये पूछ रहे हैं तो ये वन साइडेड एरर होती है। अगर यहां पे डेबिट वर्ड और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा तो आप समझ के चलेंगे कि पूरी की पूरी एंट्री ही गलत है। यहां पर अगर कोई कंफ्यूज होता है तो मैं मान सकता हूं कि वो कंफ्यूज हो सकता है। एक शायद टीएस गिरवाल में कोई क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लैंग्वेज तो वैसी नहीं लिखी है बट उसका आंसर वैसा ही लिखा हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो एक कंफ्यूजन का पॉइंट जरूर हो सकता है। तो वैसी वाली एंट्रीज को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता आपको। प्लीज़ मेरी यकीन मानिए, अगर आपने क्लासेस रेगुलर ली है, अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि बीआरएस के केस में भी ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए रूल्स क्या हैं, रूल्स एकदम सही बताए उन्होंने, फिर मैंने उनके क्वेश्चंस देखे तो वो टीएस गिरवाल बुक की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। जो टीएस गिरवाल की बुक है वो अलग तरीके से सॉल्व थी। अब क्या है कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनको ये लग रहा है कि यार ये मेथड से ऐसे करने से वैसे होना चाहिए, तो जो उनको सही लग रहा था वो गलत था एक्चुअली, और जो गलत लग रहा था वो सही था। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आप एक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम एक बुक को देख रहे हैं और हमारा दिमाग सोचा इस बुक की तरह लिखना है भैया, मुझे तो इस बुक की तरह आना चाहिए। नहीं, हमारे पास दो मेथड्स हैं, टीएस गिरवाल में एक अलग मेथड दी हुई है, किसी और बुक में अलग मेथड दी हुई है। हम जिस मेथड के थ्रू कर रहे हैं उसके थ्रू हमें चलना है। अगर हम टीएस गिरवाल वाली मेथड चल रहे हैं तो आपको वो समझना पड़ेगा कि अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो पासबुक की तरह ट्रीट करो, अगर पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक की तरह ट्रीट करो ओवरड्राफ्ट के केस में, बाकी तो सब में सेम है। समझ रहे हैं? तो कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज उसको आप मुझे बताइए, स्पेसिफाई कीजिए, तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि आप सबको सब कुछ आता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो बार बार मैं बताऊंगा आपको, एट लास्ट रिजल्ट यही निकल रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो उनको आंसर बन रहा है। इनफैक्ट शायद अभी कोई आएंगे, उन्होंने भी ये बात लिखी कि भैया जब हम क्लास में करते समझ आ जाता है, घर जा रहे हैं तो नहीं आ रहा। वो इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जब हम क्लास में कर रहे हैं तो आप वो लाइन नहीं पढ़ रहे, लाइन पढ़ के खुद सोच नहीं रहे। जो सबसे पहली स्लाइड में बोला, गिव टाइम टू योर सेल्फ टू थिंक, नहीं, अच्छा ये लाइन लिखी है उस पर तो ध्यान ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे भैया ने हिंदी में समझाया, हाँ हाँ भैया ये लो, क्योंकि भैया ने जो समझाया है वो तो आपके दिमाग में घुस चुका है, मगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज को समझना, ये नहीं घुस रहा है। तो प्लीज इस पे वर्क कीजिए, क्योंकि हमें बहुत लंबी रेस में जाना है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि 4-5 साल बाद जब ये दुनिया देखेगी तो आप में से किसी ना किसी का नाम जरूर देखेगी, जरूर सुनेगी। हमारी रेस 5-6 साल की है, ये तो 11th की है। और फिर जाहिर सी बात है, देखो अगर हमारे पास मान लो 1000 बच्चे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, 1000 बच्चे हैं तो 1000 के 1000 नहीं करते, हर किसी का कोई ना कोई एक स्टेज होता है। पहाड़ इतना बड़ा है, हर कोई पहाड़ की चोटी तक नहीं जाता, कोई यहीं रुक जाता है, कोई यहाँ रुक जाता है, कोई यहाँ रुक जाता है। पर मैं चाहूंगा कि आप में से जितने ज्यादा हो सके वो वहां तक पहुंच जाए, ताकि पहाड़ ऐसा ना हो, पहाड़ ऐसा ही हो, तो मजा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जवल जी का भी आंसर मैंने दे दिया है जितना मुझे समझ में आया। अब किन का है? नकुल जी का बीआरएस, तो बीआरएस नकुल जी मैंने आपको उसी में रख दिया है ना। अभी समझाया था उनको कि फुल चैप्टर, अब फुल चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, है ना ये फुल चैप्टर कैसे होता है? प्लीज मैं यकीन मानिए कि बीआरएस के जो भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी बच्चे जो डाउट पूछते हैं, वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। बस जब मैं उनको उसी लाइन का हिंदी मतलब समझा के उनसे पूछता हूं तो वो बता देते हैं, और आप भी बता ही दोगे अगर आपने क्लास ले रखा है तो। हाँ ये जरूर है नकुल जी, अगर फुल चैप्टर लिख रहे हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने लेक्चर देखे ही नहीं है, तो प्लीज एटलीस्ट वन शॉट तो जरूर देख लीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पे नकुल जी भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपका भी हो गया है, ठीक है। और वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, डाउट्स काफ़ी लोगों ने पूछे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये ध्यान रखिएगा, डाउट पूछ रहे हैं, मैं रिस्पांस दे रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा अरे ये मुझे बोल रहे हैं। डाउट नाम आपका इसलिए लिख रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डाउट लिया जा रहा है ना, वरना फिर आप कुछ अलग ही समझ लें। कौशंक जी, मुझे पता नहीं है नाम आपका सही है कि नहीं, पर जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। कौशंक जी कह रहे हैं कि हमें रूल नहीं पता चल पा रहे हैं कि कब हमें जर्नल एंट्री में डोंट नो हाउ टू अप्लाई द रूल। ओके, देखिए जर्नल एंट्री में रूल अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, जो मुझे लगता है कि एंड टाइम पे बताना चाहिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिख देता हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट पूरा पढ़िए, फॉर्मेट पढ़िए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़िए, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल एडवाइस दे रहा हूं एग्जाम को देखते हुए, है ना, वरना रियल में तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मेट पढ़िए, फॉर्मेट पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। इस फॉर्मेट में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको पता चलेगा एक लायबिलिटी साइड है और एक हमारे पास कौन सी साइड है, एक एसेट साइड है, ठीक है, ठीक है। यहां जितने भी आइटम हैं, जो भी आइटम आते हैं,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डेबिट में आइटम है उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वो जर्नल एंट्री में डेबिट ही जाएंगे। जो भी यहां पर है वो क्रेडिट ही जाएंगे। अगर ओवर का केस है तो एक अलग पॉइंट, ओवर के में उल्टा होगा। ठीक है, एक चीज एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल में डेबिट साइड आ रही है पर माइनस हो रही है तो वो एक्चुअली क्रेडिट नेचर की है। माइनस इसलिए दिखा रहे हैं जैसे परचेज में से परचेज टर्न माइनस होता है, वो परचेज टर्न इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि परचेज टर्न इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि परचेज से ही रिलेटेड है परचेज रिटर्न। वैसा ही केस यहां पर है कि अगर मान लीजिए यहां पे है और कोई चीज माइनस में है तो एक्चुअली वो डेबिट साइड का आइटम है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को प्लीज एक बार देखिए, आपको पक्का हेल्प हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप अगर इसके थ्रू चलेंगे तो आपको जर्नल एंट्री समझ में आने लग जाएगी। रूल अप्लाई करने का तरीका वही है बॉस कि एसेट्स को समझिए, एक्सपेंस को समझिए, लायबिलिटी को समझिए, रेवेन्यू को समझिए, कैपिटल को समझिए। अब इनके नाम अगर आप भूल रहे हैं तो उसी के लिए फॉर्मेट है। रूल तो बहुत सिंपल है। जहां दिक्कत आएगी वो कहां दिक्कत आएगी भैया, अगर आउटस्टैंडिंग हो गया तो, प्रीपेड हो गया तो उनको तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वन शॉट देख लीजिए, है ना, वहां से आपकी मदद हो जाएगी। अदरवाइज जर्नल एंट्री का वन शॉट देखिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां कमेंट कर दिया, मैं यूट्यूब में आपको जो एंट्री में डाउट हुआ ना यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, और ये बाकी मुझको पता ही है कि बढ़ेगा तो डेबिट, अभी मैंने समझाया था, घटेगा तो क्रेडिट, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है, और आप सभी लोग जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे अपना कमेंट डालेंगे, मैं वहां पे प्रॉपर रिप्लाई भी कर दूंगा। जिस एंट्री में दिक्कत है आप टाइम के साथ डाल दीजिए ना कि इस टाइम पे भैया ये वाली एंट्री मुझे कंफ्यूज कर रही है, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बट स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है, ऐसे चैप्टर लिख देने में तो दिक्कत आ जाएगी। होप सो कौशिक जी मैं आपकी बात को समझ पाया हूं और मैंने आपको समझाया भी कि हाउ टू अप्लाई रूल। मुझे लगता है कि अगर यहां से आप चलेंगे ना तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स मिल जाते हैं, और जिनका नहीं समझ में आ रहा ना उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, फिर बन जाएगी बात। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन सर, क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को फास्ट कैसे करें? गुरु सेवक सिंह जी, उनका यहीं पे नाम ले लेता हूं मैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं। गुरु सेवक, क्या नाम? गुरु सेवक, ठीक है। अगर मैं कुछ नाम गलत लिख दूं तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, है ना, क्योंकि वैसे तो मैं ये मानता हूं कि नाम में क्या ही रखा है, लेकिन काफी लोग थोड़े से भावुक होते हैं, तो उन सबके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। सर क्वेश्चन करने, देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपने अभी मैंने जो सिखाया है बहुत सिंपल शब्दों में सिखाया है कि भैया करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री हो गई तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। आपको ये अगर फास्ट करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैं इंटू 3 कर दे रहा हूं। दूसरा, याद रखना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें हैं तो आपको एडजस्टमेंट आ जाएगा। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया गया, तो आपको समझना पड़ेगा भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया तो क्या करें? सिंपल सा पॉइंट है, कैपिटल को अगर रेवेन्यू समझा है तो रेवेन्यू आपका डेबिट में जाना चाहिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू समझा भैया उसको नहीं समझना था तो 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, आधा तो यही काम खत्म। भैया अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया तो भी वही पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला आइटम है, होता है ना, वेजेस को हमने कंस्ट्रक्शन में ऐड कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो भैया वेजेस टू, जिसका भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग लिखा तो बिल्डिंग, भैया वेजेस बिल्डिंग के लिए थे लेकिन हमने रेवेन्यू बना दिया, तो भैया बिल्डिंग डेबिट होनी थी, रेवेन्यू कर दिया, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मैं यहां लिख देता हूं एक ऑब्जर्वेशन स्किल से भी आपका ये सुधरेगा। बाकी वही पॉइंट है कि अगर आप परफेक्टली बता देंगे कि भैया ये वाली एंट्री है ना, इसको फास्ट कैसे करें, तो फिर मैं आपके लिए ज्यादा आसान से बता पाऊंगा। अभी तो मैं यही बता सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन स्किल है। लेट सपोज अगर किसी ने कह दिया कि भैया परचेज अकाउंट नॉट डेबिटेड मतलब परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो परचेज लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस लिखेंगे, तो तुरंत आ गया। मैंने तो आपको समझाते हुए सब समझाया कि रियल एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री ये हो गई, तो एडजस्टिंग एंट्री ये है, अदरवाइज तो जरूरत नहीं थी रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब। ठीक है,
तो प्लीज थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, पर मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा, याद रखना पड़ेगा, तो समझ में आने लग जाएगा, अच्छा इसके केस में ये हो रहा है, इसके केस में ये हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बनता है, तो क्या होगा, रेवेन्यू का आइटम आपने कैपिटल बना दिया तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू डेबिट होता है, होगा, और जिसको गलती से कैपिटल बनाया वो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल का रेवेन्यू बना दिया तो फिर कैपिटल डेबिट होना था, होगा, रेवेन्यू वाला ठीक कर देंगे। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई ऐसा नहीं था जहां पर कोई बड़ी सी बात की जाए, फिर भी मैं सबका ही ले रहा हूं क्योंकि कोई मिस ना हो जाए। नाउ शिव प्रताप जी कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं बी आर ऑन विच प्लेस। देखिए बी आर तो बिल रिसीवेबल है, एसेट्स होता है, ठीक है। शिव जी आपका भी नाम मैं यही लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, शिव प्रताप जी, इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में बी आर ऑन विच प्लेस। तो बी आर यानी बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये आपके लिए एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो एसेट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, तो जब मैं किसी को सामान उधार पे बेचता हूं, मैंने सामान उधार पर बेचा, अब अगला मुझे पैसे चुकाएगा, अब वो चाहता है कि 2-3 महीने का मैं उसे क्रेडिट पीरियड दे दूं, उसके पास अभी कैश नहीं है, तो मेरे को डाउट हो रहा है कि भाई ये पैसा चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो मैं उसे कहूंगा भाई ये देख बिल बना रहा हूं, इस पे साइन कर। तो ये बिल पे वो साइन कर रहा है, इस बिल की अब मैं ये बिल दिखाऊंगा, वो मुझे पैसा देगा, तो ये बिल मेरे लिए रिसीवेबल है, सामने वाले के लिए पेबल है, तो वो अपनी बुक में उसको लायबिलिटी दिखाएगा, पर मेरे लिए ये रिसीवेबल है तो मैं इसको अपनी बुक में एसेट दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है उत्कर्ष शर्मा जी। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये तो गजब का डाउट था, है ना उत्कर्ष जी, पर क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी चीज होती है वो ही हमें तंग कर रही होती है ना। अब छोटी सी सुई चुभ गई तो दर्द तो वो भी है, तलवार लगती उससे तो बेटर है, लेकिन चुभ रही है तो दर्द तो हो रहा है, तो उसको सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा। तो उत्कर्ष जी का डाउट ये था कि भैया मुझे लेजर का चैप्टर पूरा ही समझ में नहीं आया। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप एक वन शॉट देख लीजिए लेजर से रिलेटेड, जो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ भी है, बट लेजर में क्या समझ में नहीं आया आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि लेजर क्या है ना, लॉजिकली लेजर कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा उसमें हार्डवर्क ज्यादा है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, और अलर्ट लेवल जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, मैंने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री मैंने सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने किसी को पे कर दिया कैश, मैंने किसी को कैश पे कर दिया, तो लेट सपोज मान लीजिए मैंने आप ही को पे कर दिया, तो उत्कर्ष जी है, तो कैश पे किया मैंने, तो उत्कर्ष है उत्कर्ष, उत्कर्ष है, क्या आना चाहिए ना बॉस, उत्कर्ष, तो उत्कर्ष जी, उत्कर्ष जी। ठीक है, तो अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने पे कर दिया। ठीक है, अब मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया, फोर्थ एंट्री, मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया, तो कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक बढ़ा कैश घटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लेजर क्या है, लेजर इस हर एंट्री को लिखने की तरीका है, डेबिट क्रेडिट। अब मैं यहां कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो लेजर हार्डवर्क और ये मैंने यहां एक साथ लिख दिया तो शायद अभी आसान हो जाएगा, जब आप बुक्स में बनाएंगे तो आपको 3-4 पेज लगेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां देखना है। ठीक है, यहां देखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये टू वाली साइड है, ये बाय वाली साइड है ना। अब क्या करना है भैया, यहां एंट्री देखी, टू कैश है, तो बाय वाला कौन सा है, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, बाय पे कौन है, परचेज है, पूरी एंट्री क्या पढ़ते हैं, बाय अकाउंट डेबिट टू अकाउंट क्रेडिट, तो यहां बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये बाय वाली साइड है तो परचेज साइड आएगा, कैश डेबिट टू सेल्स, टू वाली साइड ये है, तो अब हम कैश में कैश नहीं लेंगे तो टू सेल्स को देखेंगे, वेरी सिंपल। उत्कर्ष अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को नहीं लेंगे, उत्कर्ष जी बाय में है तो बाय उत्कर्ष। ठीक है, फिर बैंक टू कैश, हम नॉर्मल कैश में, टू कैश है, कैश का अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक, बैंक कहां है, बाय पे है, तो बाय बैंक। फिर क्या करना होगा, इसकी टोटलिंग करनी होगी, क्या करना होगा, इसकी टोटलिंग करनी होगी, इसकी टोटलिंग करनी होगी,
जाहिर सी बात है कैश अकाउंट है तो उसका बैलेंस इस साइड ही आएगा। भैया इस साइड ही क्यों आएगा? भाई कैश या तो होगा या तो नहीं होगा, नेगेटिव तो नहीं होने वाला, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी टोटलिंग होगी उसकी टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके यहाँ से माइनस कर देंगे। ये लेजर है सिर्फ कैश का, अब यही हमें परचेज का बना दीजिए। तो ये तो सिंपल है बॉस, इसमें क्या है बार बार एंट्री करना मुश्किल होगी या टोटलिंग वोटलिंग में आपको दिक्कत आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि लेजर में कोई दिक्कत आनी चाहिए, लेजर तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं परचेज का लेजर बनाऊंगा तो परचेज का अगर मैं लेजर बना रहा हूं तो उसमें परचेज वर्ड नहीं आएगा, तो अब देखिए बाय परचेज तो परचेज नहीं आएगा, टू वाली साइड तो टू कैश है, तो ये यहां पर हमारे पास टू वाली साइड कौन सी है? ये है। लेजर चाहे एसेट्स हो, एक्सपेंस हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, उसमें टू ये है बाई ये है, सब में यही सिस्टम है, टू ये है बाई ये है, तो टू यहां पे कैश लिख दूंगा मैं, और कोई एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, तो लेजर तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चीज है इसमें। बस ये हो सकता है कि आपको बार बार लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, आप ये शायद भूल रहे होंगे कि भैया कब हम बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड लिखें, कब हम पीएनएल लिखें। तो अब तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया है, पीएनएल अकाउंट भी पढ़ लिया है, बैलेंस शीट भी पढ़ लिया है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि साल के आखिरी दिन 31 मार्च का महीना अगर आप बना रहे हैं तो साल के आखिरी दिन जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वहां पे बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड की जगह ट्रेडिंग नाम देना है, जो भी पीएनएल में आता है उसके बैलेंस की जगह पीएनएल नाम देना है, जो भी बैलेंस शीट्स के आइटम है वहां पे बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड रखना है। ठीक है, तो मेरे को जो आपके सवाल से समझ में आया मैंने आपको बताया, होल टॉपिक ही बोला हुआ है। प्लीज एक बार थोड़ा सा आप देखेंगे अगर तो मुझे ज्यादा सही लगेगा कि एक बार वन शॉट देख लीजिए, उसमें अपना कमेंट कर दीजिए कि सर इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कोई दिक्कत है, कि वहाँ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया मैंने, तो फिर मैं थोड़ी ज्यादा आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। देवान जी का है चैप्टर 9 इशू ऑफ शेयर्स में बहुत वीडियो देख ली, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट खुद से सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसका मतलब सर वही है देवांश जी, आप मुझे बताएंगे ना तो इशू ऑफ शेयर में कहां दिक्कत है आपके पास, इशू ऑफ शेयर में कहां दिक्कत है? इशू ऑफ शेयर में क्या मतलब, इशू ऑफ शेयर की एंट्री नहीं समझ में आ रही, या इशू ऑफ शेयर को कैसे हम वहां दिखाएं, क्या बोलते हैं अपना फॉर्मेट के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा, या इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश वाला समझ में नहीं आ रहा, या इशू ऑफ शेयर क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। हालांकि 11th का नहीं 12th का टॉपिक है, बट इसमें आपने लिख दिया है तो मैंने आपसे पूछ लिया है। अदरवाइज यहां पे वही वाली बात है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। तो इसके लिए मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूं, जिनका भी मुझे इस वाले में इशू लग रहा है कि आप जो भी वीडियो हमने बनाई है उसको आप देखिए, पर वीडियो मत चलाइए, रोक दीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसको समझिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहां से हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इशू ऑफ शेयर में क्या पूछना है, खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये होता है हमारा थोड़ा लैंग्वेज के चक्कर की वजह से होता है, और क्योंकि टीचर आपको हिंदी में समझा रहा होता है और हिंदी में समझाने के बाद वो बता चुका होता है कि यार देखो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये देखो ये लाइन लिखी है कहाँ जाएगी, तो आपको पता चल गया, तो वो लाइन खुद पढ़िए और पता कीजिए, फिर उस वीडियो को चला के देखिए तो आपकी मदद पक्का होगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो स्पेसिफिक डाउट पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इशू ऑफ शेयर में कौन सी एंट्री अलॉटमेंट की नहीं आ रही है या कौन सी एडवांस की एंट्री नहीं आ रही, तो फिर मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा, वरना तो पूरा टॉपिक ही हो जाएगा। फिर तानिया जी कह रही हैं कि सर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, तो तानिया जी की बात समझाते हैं। तानिया जी देखो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मैंने क्योंकि समझाते वक्त बहुत ज़्यादा समझा दिया, मुझे भी ये फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही समझा दिया है, तो 11th के बच्चों को शायद इतना लेवल का वो नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि यार सब कुछ ही बता दिया है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो गए हैं। मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है, ये आपके पास क्या है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट साइड है, लेट सपोज ये क्रेडिट साइड है, यहां पर आपको बैड डेब्ट गिवन होता है। ठीक है, यहां पे आपको बाय प्रोविजन गिवन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट लिखा हो। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट, ये जो है ये ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड बैड डेब्ट है, ये क्या होता है, एडजस्टेड बैड डेब्ट होता है, यानी कि एडजस्ट हो चुका है, एक ही बार आने वाला है। ठीक है, ये एक ही बार आने वाला है, ये आपका ओल्ड प्रोविजन कहलाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी साइड क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो ये आपका ओल्ड प्रोविजन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये ओल्ड प्रोविजन होता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैंने आपको बताया कि ओल्ड प्रोविजन जो है पहले पिछले साल पे अगर आप चले जाओगे तो यही न्यू प्रोविजन होगा, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नाउ अब पॉइंट आगे की बारी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट्स में कुछ चीजें गिवन होती हैं, आपको एडजस्टमेंट्स में कुछ चीजें गिवन होती हैं।
आपको क्या है, एडजस्टमेंट्स में कुछ चीजें गिवन होती हैं। जैसे पहले आपको लिख दिया फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट अमाउंट आपको कुछ दिया होगा। फिर उसके बाद आपको लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कुछ अमाउंट 1000। यहाँ पे या तो 5% लिखा होगा तो आपको ये 1000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेकर ही चलते हैं, चलिए। इसी ट्रायल बैलेंस में आपको 2 डेटर भी गिवन है, डेटर गिवन है 81,000, ठीक है। अब और बैड डेप्ट आपको गिवन है 3000, ये आपको गिवन है 4000, ठीक है। इसको पूरा ही सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, ऑल्दो मैंने किया हुआ है बट फिर से कर देते हैं। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लेट सपोज 5% है, कितना है 5%। अब इसी केस में थर्ड डिस्काउंट भी दे दिया उन्होंने, डिस्काउंट ऑन डेटर भी दे दिया, लेट सपोज डिस्काउंट ऑन डेटर 2% दे दिया, ठीक है। अब करें क्या, तो सिंपल सा पॉइंट है, हम चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। कहां जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। ये आपके पास डेबिट साइड होता है, ये आपके पास क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। डेबिट साइड पे आपको क्या करना है, पहले आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा, पूरा क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है ना, मैं आपको ये भी क्लियरली बता दे रहा हूं। अब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले तो फर्दर बैड डेप्ट का अमाउंट तो आपके पास गिवन है, आपको 5% डाउटफुल डेप्ट निकालना पड़ेगा। तो भाई 5% आएगा कैसे, अगर डेटर 81,000 है, 1000 ऑलरेडी बैड डेप्ट हो गया है, तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बैड डेप्ट का मतलब होता है कंफर्म है भैया ये बैड हो चुके हैं, कंफर्म है भैया ये बैड हो चुके हैं, तो इसको हमें इग्नोर करना है। अब क्या करेंगे भैया, यहां पर ध्यान देंगे, इग्नोर करना है मतलब कि ये कंफर्म हो चुका है, तो अब इसको इग्नोर करना है। यानी कि 81,000 मेरे पास था, ये यहां लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इसमें से 1000 और हो गए, कंफर्म है, तो यानी अब कितना बचा, 80,000 ही बचा। तो अगर मैं सोचूंगा कि कौन से और ऐसे बैड डेप्ट हैं डू करके प्रोविजन लगा रहा हूं मैं, तो मेरे पास 80,000 ही तो बचे हुए हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, चेहरे से अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब मैं यूं दूरबीन करके जाऊंगा, लग तो रहे हैं पर दिल के अंदर इनके शंका है ये पैसे देंगे नहीं, तो मैं एक अजम्पशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक अजम्पशन। तो 5% इसके ऊपर लगाऊंगा, तो इंटू 5%, 5/100, तो ये कितना हो जाएगा 4000। अब मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो मैं डिस्काउंट किसको दूंगा, जो इसके बाद बचे हुए होंगे। तो 80 में से 4000 में माइनस करूंगा, मैं कहूंगा भाई ये तो मैं खुद मान के चल रहा हूं कि ये पैसे मुझे नहीं देने वाले, तो यानी कि 76,000 मेरे पास वो लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे दे देंगे। तो मैं कहूंगा देखो यार तुम लोग अच्छे लोग लग रहे हो यार, पैसे दोगे तो देखो 2% डिस्काउंट दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे, 2% डिस्काउंट तो ले लें। तो इन पे 2% डिस्काउंट है, यानी इंटू 2%, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो कटा 7, तो 1520, 60 का 120, 14, 1520, यानी कि ये 2% वाला आपका कितना हो गया, 1520 हो गया। तो इस बार जो आपके डेटर कम हुए वो कौन कौन से कम हुए, 1000 तो कंफर्म हो गया, 4000 पे आपको लग रहा है पैसे नहीं देंगे, और बाकी जो बचे उसको कहा आपने या 1520 रुपए छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे, बाकी लोग प्लीज पैसे दे दो पैसे दे दो। तो ये आपका लॉस हो गया एक्चुअली। तो अब आप पीएनएल में जाओगे, तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी ये बैड डेप्ट जो है ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो इस बैड डेप्ट को सबसे पहले लिखेंगे, टू बैड डेप्ट, कितना रुपया आया, 3000 आया। टू फर्दर बैड डेप्ट, ये बैड डेप्ट है ना, कितना आया हमारे पास, 1000 आया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना आया, 4000 आया। टू जो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना आया, 1520 आया, ठीक है। यानी कि ये वो अमाउंट है जो भैया डेटर पे लग गए, अब डेटर हमको ये वाले पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ऑल दो प्रोविजन के केस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा ये मानना है, प्रोविजन के केस में मेरा मानना है ये मेरा कंफर्म है, डिस्काउंट मैंने खुद दिया है, ठीक है। तो टोटल एक्चुअली कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4 और 4 8, और ये 9520। पर मुझे याद है कि प्रीवियस ईयर मैंने एक ओल्ड प्रोविजन बना रखा था। ये जो ओल्ड प्रोविजन है पिछले ईयर में मैंने माना होगा कि ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, पर अब मैंने नया प्रोविजन बनाया, तो इसको कहते हैं न्यू प्रोविजन, इसको कहते हैं न्यू प्रोविजन। तो अब अगर आपने न्यू प्रोविजन निकाल लिया है तो ओल्ड प्रोविजन को टाटा बाय बाय करेंगे ना, तो ओल्ड प्रोविजन यहां से माइनस करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमारा 4000 था, तो यहां से 4000 माइनस करेंगे, तो 5520 एक्चुअली मेरा बैड डेप्ट गया, जो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। ये मेरा न्यू प्रोविजन है। अगली साल जब जाएंगे ना, तो ये जो 4000 है यही आपका अगली साल ओल्ड प्रोविजन बनता है। अब बारी आती है बैलेंस शीट में डेटर को दिखाने की, ठीक है। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड होता है,
एसेट्स में आपको क्या दिखाना है, डेटर को दिखाना है, तो डेटर जी आएंगे 81,000 से। अब ये जो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेप्ट आ जाता है, इसको आप मानोगे कि भैया ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ये दोबारा नहीं आएगा। अब जो बाकी चीजें हैं, ये जो नए हैं, इनको माइनस करेंगे। तो बस इसमें से माइनस करेंगे हम फर्दर बैड डेप्ट, माइनस करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, माइनस करेंगे हम डिस्काउंट ऑन डेटर 1000, 4000, 15, 20, 15, 20। ठीक है, तो फिर जो भी आ जाएगा, तो 81, 76, 76 में से 15, 20 माइनस करो, 76 में से 15, 20 माइनस करेंगे तो 75, 75 में ये और कटेगा, तो 74, 480। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा आपका 74, 480, 152, 0, 0, 0, हाँ, तो 74, 480 आपका आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसमें एक और चीज थी कि भैया अगर मान लीजिए वो जो ओल्ड प्रोविजन है 4 की जगह 12,000 होता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर 12,000 होता तो यहां पे ये 9,520 दिख रहा है, आपके पास ओल्ड प्रोविजन 12,000 है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, 9,520 में से माइनस करेंगे 12,000 तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम इधर लिख देते हैं, यहां पर ओल्ड प्रोविजन आ जाता है 12,000। अगर कभी ऐसा केस आता है माइनस ये सबका टोटल, यहां पे एक एक करके लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं तो इकट्ठा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, टोटल, ठीक है, 9520। तो ऐसे केस में क्रेडिट साइड, यानी कि पिछले साल आपने सोचा था कि 12,000 डूब जाएंगे, पर एक्चुअली में 9,520 ही डूब रहे हैं, तो आपको फायदा हो गया ना, क्योंकि पिछले साल आपने 12,000 माइनस कर दिया था ये सोच के कि डूब जाएंगे, पर एक्चुअली 9,520 ही डूबे। तो आपको लग रहा था 12,000 का घाटा होगा, 9,520 का ही घाटा हुआ, तो बचे पैसे आपके लिए एक तरीके से फायदे की बात हो गया ना। तो बस फिर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जो भी माइनस करके आएगा शायद आएगा 2480 आ जाएगा। तो बस यही इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैंने पूरा बड़ा ही टाइप का आपको समझा दिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तानिया जी का हो गया, रिया पांडे जी कह रही है जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन, तो प्लीज आपको वो तो बताना पड़ेगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपका भी नाम तो रहे और मुझे भी ध्यान रहे कि मैंने किन किन का कर दिया है। आपका था इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा फिलहाल। प्रॉफिट, समटाइम्स वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, ऑन द अदर हैंड वी इक्वली, ठीक है। जतिन जी का सवाल है, ये सवाल ले लिया जाता है जतिन जी। जतिन जी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वली होगा, ये हमारा इन दी एब्सेंस ऑफ डीड भी बोलता है, ऑल्दो ये 12th क्लास का है पर मुझे यहां दिख रहा है तो मैंने आपको इसका ले लिया है, ठीक है। तो पीएसआर क्या है, इक्वली होगा, सिंपल सा पॉइंट है। फिर उसके बाद अब देखिए एक है डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको रेशियो गिवन होगा, आपको इस केस में पीएसआर गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो इक्वली लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है या एब्सेंस ऑफ पीएसआर, ठीक है, या तो क्वेश्चन साइलेंट है या तो पीएसआर है ही नहीं, तो ऑलवेज इक्वली लेंगे। अगर पीएसआर गिवन है और डिविजिबल प्रॉफिट का केस है या कोई भी केस है, तो फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, और ये आपको क्वेश्चन नहीं कह रहा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए, अगर इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो हमारा मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और इनकी कैपिटल जो है 30,000 और 20,000 है, ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी, उनकी कैपिटल है 30,000 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट इन कैपिटल 10,000 हमारा, एग्जाम्पल के लिए बोल दे रहा हूं मैं, इज मोर देन, और अवेलेबल प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 5,000, ठीक है। तो अगर इफ इट इज अ चार्ज ए,
अगर ये चार्ज है, ऑल्दो मैंने ये आपको शायद अच्छा नहीं, आप शायद तीव्र बैच में नहीं होंगे, वरना वहां मैंने ये समझाया हुआ है अच्छे से। चार्ज, ठीक है, और अगर हैं आप तीव्र बैच में तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा, जो अभी हमारे सीयूटी का चल रहा है उसमें भी मैंने ये समझाया है। तो अगर ये चार्ज है तो भैया लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे केस में 5000 माइनस करेंगे 10,000 और लॉस हो जाएगा 5000। ये क्या हो जाएगा? लॉस। ये आपका पीएसआर में ही बटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए केस ऐसा है कि अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 है, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया 5,000 प्रॉफिट, वो पीएसआर में ही बटेगा। तो गेन या लॉस है तो पीएसआर में ही बटेगा। लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, अवेलेबल प्रॉफिट 5,000 है, तो भैया जब प्रॉफिट ही 5,000 है, आप उस 10,000 बांट कैसे दोगे? बांट थोड़ी सकते हैं। तो ऐसे केस में व्हेन और आपसे ये नहीं बोला कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपसे ये बोला कि एप्रोप्रिएशन ही है। तो व्हेन, या नहीं बोला तो भी एप्रोप्रिएशन है, और अगर बोला है तो एप्रोप्रिएशन है ही। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर ये लॉस वाला कैलकुलेशन होगा, तो वो तो पीएसआर में ही बटेगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। व्हेन, और ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, मतलब जो भी आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैलरी जो भी आप दे रहे हैं, उसका टोटल आपका अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है, उसका टोटल आपका अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एग्जांपल के लिए लिया है, ओके। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं पूरा ही लिख देता हूं यार, सैलरी या कमीशन, ठीक है, जो भी आपका पीएनएल में डेबिट साइड आता है, तो वो इफ व्हेन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, more than available profit, then we use capital ratio। अगर भैया क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट है, आपसे बोला कैपिटल रेशियो, कैपिटल दी हुई नहीं, तब फिर इक्वल ही होगा। अगर इस केस में पीएसआर गिवन भी है तो भी कैपिटल रेशियो ही यूज होगा। किस केस में? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब का टोटल जो है ये अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। तो जिसको भी जो भी चीजें मिल रही होंगी उसके बेसिस पर आपको उसको कैपिटल रेशियो में बांटना होगा, ठीक है। ये करवाया हुआ, प्लीज वन शॉट वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको मालूम प्रॉब्लम तो वन शॉट यूट्यूब में क्लास 12 का प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा हुआ होगा, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ और काफी अच्छे से समझाया हुआ है, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख लिया फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन जब ज्यादा होता है अवेलेबल प्रॉफिट से, तब अगर पीएसआर गिवन है नहीं है डजंट मैटर, कैपिटल अगर गिवन है तो फिर कैपिटल रेशियो में बटेगा। उसके अलावा बाकी हर जगह पीएसआर से ही बटता है। अगर पीएसआर साइलेंट है तो इक्वल होगा। इस केस में अगर कैपिटल नहीं गिवन है तो फिर आप इक्वली बांट सकते हैं, बट ऐसा केस अभी तक आया नहीं है। अदरवाइज जो भी चीज गिवन नहीं होती फिर आप इक्वली ही बांट देते हो, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जतिन जी का रिप्लाई भी दे दिया मैंने। अब है नीतीश जी पूछ रहे हैं कि 12th का बैच कब स्टार्ट होगा। तो नीतीश जी का भी नाम यहाँ पे तो जगह नहीं बची, तो नीतीश जी देखिए 12th का बैच कब स्टार्ट होगा ये सरप्राइज है आपके लिए यार, कुछ सरप्राइज भी तो रहने चाहिए ना। तो आपको पता चल जाएगा जल्दी ही, जैसे ही सरप्राइज रिवील होगा, टाइम से ही स्टार्ट होगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। बट ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, तो यहाँ तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी हमको बताया बोला भी नहीं गया है बताने के लिए, ठीक है। शिवम जी का भी वही प्रॉब्लम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो ये मैंने ले लिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शिवम जी, मैंने उसमें समझाया भी आपको। और अगर आपने चैप्टर का नाम लिखा है तो मुझे नहीं पता कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन से टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसको स्पेसिफाई जरूर कीजिए, है ना। या कौन सा क्वेश्चन है जो बुक का है या आपका अनसॉल्व है तो वो नहीं आ रहा, तो आप बताइए तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर रिया जी का तो चैप्टर ठीक है। उज्जवल जी फाइनल 12th का बैच कब प्रोवाइड कर? सर मैं अभी 11th में हूँ, पर 12th का बैच कब आ रहा है? ये तो फिर वही आंसर है जो मैं दे चुका हूँ ऊपर नीतीश जी को। आपका भी इन्हीं के साथ है तो इन्हीं के साथ नाम लिख दे रहा हूँ मैं, उज्जवल जी। ये कुछ सरप्राइजेस भी तो होते हैं यार, है ना। फिर दिवांश जी हाँ आप हैं, प्लीज। मैंने शायद एक बार अगर आप हमारे रेगुलर बैचेस देखते होंगे तो मैंने एक बार बोला भी था, प्लीज हम बड़े हो रहे हैं। बड़े लोग वो हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर उसके लिए पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिख दोगे 4 चैप्टर के आपने नाम लिख दिए तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप 4 चैप्टर में क्या है स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। 4 चैप्टर का नाम से कहीं ना कहीं मेरे पास ये इंडिकेशन आया कि भाई अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि 4 चैप्टर का नाम नहीं हो सकता, उसमें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको नहीं बन रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ, प्लीज
थोड़ा सा इसमें ऐसे कीजिए, और फिर लिख रखा है आपने क्लियर माई डाउट्स, पर आपने डाउट्स बताए ही नहीं है ना, आपने चैप्टर के नाम लिख दिए, तो क्लियर कैसे करें? चैप्टर के लिए प्लीज वन शॉट वीडियोस देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, वहां पर आप कमेंट डालेंगे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए क्योंकि भाई पढ़े हुए हैं, वहां पे आप बोलिए कि भैया ये वाला पॉइंट में ऐसी ऐसी जगह पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज थोड़े से एफर्ट तो आप करोगे, इतने दिन रात मैसेज भेजते हैं यार, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो यार, 4 लाइनों पे क्यों छोड़ रहे हो आप, या 4 चैप्टर के नाम लिख के क्यों छोड़ रहे हो? चैप्टर में जो चीज़ नहीं आ रही वो बताइए, वन शॉट डला हुआ है, हर एक चैप्टर का डला हुआ है, उसमें आप टॉपिक बताएंगे, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पर पढ़ना जरूरी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, अगर मैं गलत हूं तो आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो धड़ल्ले से डाउट 4 चैप्टर का नाम लिख दिए है ना। प्लीज थोड़ा सा इसको देखिए, क्योंकि ये तो फिर अपन कैसे इसको टैकल कर पाएंगे। सत्विका कुकेरा जी ने पूछा है इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता चला इसमें भी, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जानना चाह रहे हो आप, है ना। तो प्लीज सत्विका जी, जैसे अब मैं बार बार भी बोल रहा हूँ वही है, सत्विक है जाए, सत्विका नहीं है, सत्विक, सत्विक कुकरेजा जी, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि क्या समझ में नहीं आ रहा है बैलेंस शीट या ट्रेडिंग में, आप मुझे बताइए। क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको बैलेंस शीट में बनाना समझ में नहीं आ रहा? बैलेंस शीट, या उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ, प्लीज फॉर्मेट को समझिए, है ना। फॉर्मेट को समझने के बाद आपको समझ में आने लगेगा, प्लीज इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अदरवाइज जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको रिस्पांस दूंगा, ठीक है। बट प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि स्पेसिफाई कीजिए अपनी प्रॉब्लम, अदरवाइज तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो बहुत सारे आइटम्स हैं, फिर तो उसके लिए हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग लेक्चर्स लगेंगे, तो लेक्चर्स तो हम आपको दे चुके हैं, और मुझे उम्मीद है इतना तो पढ़ाते ही हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कोई रीज़न बताइए, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो कुछ भी हो सकता है, हम भी स्टूडेंट थे, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को भी छुट्टू सा डाउट होता है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बस ये है कि वो डाउट हमें पता होना चाहिए कि क्या है ना। ठीक है, जितने भी लोग इन्होंने ऐसा आंसर दिया मैं उन सभी को ये बोल रहा हूँ। ओके, फिर इसके बाद अब कोई और डाउट है? उसके बाद ऑल चैप्टर्स, चंचू सिंह जी ने कह दिया अकाउंट के सारे चैप्टर, यार ऐसा मत करो। चंचू सिंह जी, चंचू सिंह जी कह रहे हैं कि ऑल चैप्टर्स, तो प्लीज यार ऐसा मत कहिए ऑल चैप्टर्स कैसे होगा, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या यार, ऐसा तो मत करो, ये तो मुझे लग रहा है फनी वे में है। तो प्लीज अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो स्पेसिफिकली बताइए उसको, और बाकी फिर यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी है, आप कमेंट में करेंगे तो आपको हमारी पूरी टीम रिप्लाई करेगी, क्योंकि ऑल चैप्टर्स अब एग्जाम ही कुछ दिन बाद होने वाले हैं, तो ऐसा तो मत करो यार, मुझे तो लग रहा है ये फनी वे में कहा गया है, बट ठीक है, मैंने आपका नाम ही लेके बोल दिया ताकि अगर आपने फनी वे में कहा है तो भी, और अगर नहीं कहा है तो प्लीज़ जो भी स्लाइड होंगी उसमें आप डाउट पूछिए, हम सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। फिर उज्जवल जी का है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वन साइडेड एरर, मैंने समझा दिया है ना, मैं वहीं पे आपका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। वन साइडेड एरर कहाँ गया, ठीक है, अच्छा उज्जवल जी आपका अच्छा 2 बार भर दिया आपने शायद, तो मैंने यहाँ आपका बता ही दिया, नाम भी आप ही का ही है, तो ठीक है 2 बार भर दिया होगा तो शायद इसलिए आ रहा है ये। फिर हैं लास्ट में तन्वी जी हैं, इन्होंने 3 चीजें बोली हुई हैं, तन्वी जी। अच्छा एक और है, ये कौन से हैं, ये हैं शायद भावेश जी, ओके। तो भावेश जी का एक छोटा सा सवाल है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। भावेश जी का पूछना है, भावेश जी की स्पेलिंग यही है शायद, भावेश, हाँ जी यही है। इनका पूछना है कि क्या कैश डिस्काउंट के बाद हम जीएसटी का टैक्स लगाते हैं? बिल्कुल सही है, कैश डिस्काउंट के बाद ही लगाते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। तो आपका डाउट तो छोटा सा था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना। जीएसटी इज चार्ज बिफोर कैश डिस्काउंट और आफ्टर कैश, अच्छा सॉरी सॉरी, आपका सवाल है बिफोर कैश या आफ्टर कैश, तो आफ्टर कैश, आफ्टर कैश डिस्काउंट, ठीक है सर, है ना। एक क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है जिसमें पूरा था, तो कैश और क्रेडिट वाला लिया हुआ था, तो कैश डिस्काउंट वाला कम हो गया था तो उसके पैसे अलग थे, क्रेडिट वाले के अलग थे, फिर हमने टैक्स किया, एक बड़ा क्वेश्चन पूरा किया हुआ है। एंड अब हमारे पास आखिरी पर्सन बच रही है तन्वी जी। तन्वी जी देखिए, आपके जो पहले 2-3 सवाल, पहला सवाल है वो तो थोड़ा सा मैं रिप्लाई कर चुका हूँ उसका, एडजस्टमेंट्स जिसमें लिखा हुआ है, तो इन्होंने पहले भी एक किसी ने पूछा था मुझसे एडजस्टमेंट्स के लिए, तो मैंने उनको बताया हुआ कि एडजस्टमेंट में किस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है ये आपको बताना पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, है ना, एडजस्टमेंट का। और मैंने उसमें ये भी समझाया कि एडजस्टमेंट्स अगर आपको याद नहीं रह रहे तो उसका क्या तरीका है,
कि जो भी चीज़ याद नहीं रही, अभी अभी हमने रिसेंटली भी कुछ शॉर्ट्स डाले उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, शॉर्ट वीडियो है शायद, कि आपको ये जानना है कि भाई ये चीज़ें थी, ठीक है, ये चीज़ें मुझे याद हैं। जो भी चीज़ें याद है उसको प्लीज़ लिख लीजिए। जो चीज़ें याद है उसको लिख लिया आपने, फिर मैच कराया, भाई क्या भूल गए, जो भूल गए उसको बार बार लिखना है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है, उस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया हुआ है ना। ठीक है भैया जी। बी आपका दूसरा है कि कैश रिटेन। अच्छा, कैश बुक में कैश रिटेन, कैश बुक में कैश रिटेन, है ना, कैश रिटेन। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम था। तो देखिए यहां पे आपने ये मान लीजिए कि लेजर बनाया, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है कैश बुक, ठीक है, मैं 2 कॉलम की बना देता हूं क्योंकि ये 2 कॉलम वाले में ही ज्यादा दिक्कत आती है कि एक कॉलम आपका कैश से रिलेटेड है, एक कॉलम आपका बैंक से रिलेटेड है ना, तभी मुझे लगता है कि आपका ये शायद डाउट बना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये कैश वाला, ये बैंक वाला, ये पर्टिकुलर हो गया, ये कैश और ये बैंक। ठीक है, अब यहां पे कुछ आइटम्स होंगे, उसकी वजह से यहां पे कुछ टोटलिंग आ रही होगी, यहां पे कुछ टोटलिंग आ रही होगी, ये आपके पास एंड में है। तो देखिए होता क्या है, जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे टोटल जो है 1 लाख है, तो वो वही टोटल यहां पे भी चला जाएगा, यहाँ पे तो फिर उस केस में बैंक का थोड़ा आपको छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स आएंगे, यहाँ पर कुछ आइटम्स आएंगे, तो इस साइड की जो टोटलिंग हो रही होगी, लेट सपोज इस साइड की जो टोटलिंग हो रही है, ये मान लें इस साइड की टोटलिंग 80 के हो रही है। कितनी हो रही है? 80 के। किसकी? कैश की। तो यानी कि मेरे पास 20,000 बच गए, तो मुझे यहाँ पर आकर बैलेंस कैरी डाउन लिख लेना चाहिए था, या कैरीड फॉरवर्ड कितना? 20,000। लेकिन क्वेश्चन कई बार आपसे ये कह देगा कि भैया नहीं 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 नहीं, रुको जरा, हमें 20,000 की क्या जरूरत है, हम सिर्फ 10,000 रखना चाहते हैं। तो ये जो 10,000 है ये कैश रिटेन है। अब क्वेश्चन ने जैसे ही आपसे कहा कि भैया 10,000 रखना चाहते हैं, अब आपको तो दिख रहा है टोटल 80 है, 10,000 आप रखना चाहते हो, ओके, पर यानी कि यहां पर 10,000 कहां गया, ये 10,000 कहां गया। तो ये समझा जाता है कि भाई अगर आप 10,000 बैलेंस रख रहे हो तो बाकी कैश कहां रखोगे? बैंक में। तो यानी कि इस 10,000 की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्या एंट्री हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। तो इससे कैश पे कोई चक्कर नहीं पड़ता बॉस, कैश पे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। यहां पर बस ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए यहां पे आप लिख दोगे बैंक, यहां पे आप लिख दोगे बैंक 10,000 का, और यहां पे आप लिख दोगे कैश, और ये पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे बैंक के अंदर 10,000। फिर अब आप इसकी टोटलिंग करोगे, इसकी टोटलिंग करोगे, और फिर यहां पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो 10,000 रुपए हमें को क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई कैश आपको इतना रिटेन करके रखना है, तो आपने यहां पर रख लिया, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, क्या भैया ऐसा कभी हो सकता है कि कैश ज्यादा भी हो? क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, पर लॉजिकली सोचिए, अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो बैलेंस आ रहा था वो 20,000 आ रहा था, कितना आ रहा था बैलेंस? 20,000, 80 के था 1 लाख, तो 20,000 का बैलेंस आया। किसी ने कहा कि भैया 20 की जगह हमें 30 रखना है, किसी ने कह दिया कि आपको 30 रखना है। क्या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है? आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे केस में सिंपल सा पॉइंट है, इधर से क्या करना होगा, बैंक से इसमें से 10,000 रुपए निकाल के यहां डालने होंगे, तब यहां पर क्या होगा, यहां पर बैंक वर्ड आएगा, और ये फिर 10,000 और हो जाएगा, तो भैया ये 1,10,000 हो जाएगा, तो यहां पे 1,10,000 और ये 20 की जगह 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कैश रिटेन का बेसिक मतलब ये होता है कि भाई आपके पास, आप इस साइड की टोटलिंग करेंगे, कैश की साइड की टोटलिंग करेंगे, यहां पे जो भी एक्सपेंस होगा उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद एक बैलेंस आ रहा होगा, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कम होता है ना। तो अगर बैलेंस कम आ रहा है, जैसे ये 80,000 आ रहा है 1 लाख, तो यानी कि 20,000 का बैलेंस बचा, तो आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,000 लिखना चाहिए था, मगर क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ 10,000 रखो, तो बाकी 10 कहां जाएंगे भाई, कौन ले जाएगा उन्हें? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि ये जो बचे हुए 10,000 हुए, 80 10 कैरिड फॉरवर्ड में लिख दिया, बचे हुए 10,000 जो है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यानी कि वो पैसे बैंक में ऐड होंगे, तो यहां कैश वर्ड जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री तो आपको, क्योंकि आपने डाउट नहीं पूछा तो मुझे उम्मीद है कि ये बन रहा होगा, तो कैश पैसा बैंक के अंदर, तो यहां पर ये जो टोटल होगा ये बढ़ जाएगा, ये जो टोटल होगा ये बढ़ जाएगा, तो कैरिड फॉरवर्ड भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बाई चांस कभी कह दे कि भैया बैलेंस तो 80 में से 1 माइनस किया तो 20 आ रहा है, कह दो हमें 30 रखना है, तो फिर हम लॉजिक बदल देंगे, इसका मतलब बैंक से पैसा निकालेंगे, तो देखो यहां पे बैंक में 10,000 रुपए, यहां कैश करके बैंक से पैसा निकल जाएगा, और आपका यहां 30,000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि अब आप ये बात समझ गए होंगे। प्रोविजन एंड एसेट डिस्पोजल, तन्वी जी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जो सी केस है, प्रोविजन एंड एसेट्स डिस्पोजल,
अब इसमें क्या है आपको बन रहा ये आपने नहीं बताया है ना, कि भैया इसमें क्या ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसका मतलब समझा सकता हूँ। प्रोविजन का मतलब है जो मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया कि जो भी डेप्रिशन आपका लग रहा है आप उसे मशीनरी अकाउंट से माइनस नहीं कर रहे हो, आप एक प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो और वो डेप्रिशन उसमें ऐड करते जा रहे हो। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन क्या होता है, एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन भी होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी होता है। लेकिन क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका किस साइड होता है, क्रेडिट साइड, और कैरी फॉरवर्ड किस साइड होता है, डेबिट साइड। जब एसेट बिक जाता है तो सारा प्रोविजन जाके मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं है तो, और अगर डिस्पोजल अकाउंट है तो सारा बैलेंस डेप्रिसिएशन का इकट्ठा किया हुआ बैलेंस डिस्पोजल अकाउंट में चला जाता है। डिस्पोजल अकाउंट मैंने वहीं पे बता दिया, किसी ने और भी पूछा था, जहां पर क्या होता है जो भी एसेट बिक रहा है उससे रिलेटेड हर चीज आती है, जो उसकी बुक वैल्यू थी, जितने में बिका, जो भी फायदा या नुकसान हुआ, जितना भी उसमें डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज वन शॉट वीडियो आप देखिए, वहां पे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि भैया ये वाले क्वेश्चन में ये जो चीज आपने की ये मुझे पता नहीं चल रही है। आपने 3 बार क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाएगा, आप लिख दीजिएगा, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा, वो होता है पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, अब इसके बाद तो अभी तक कोई ऐसा डाउट था नहीं, तो यहां पर आकर हमारा ये डाउट सेक्शन होता है खत्म। देखिए हमने कोशिश की है कि सारे डाउट्स को समझा जाए, कुछ डाउट्स ऐसे थे जो कि चैप्टर से वाइज थे या फिर टॉपिक में क्या स्पेसिफिक डाउट है वो नहीं पता। बीआरएस में मैं आपको 100% कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात मानिए कि वहां आपको सब समझ में आता है, बस लैंग्वेज को समझने की और इंग्लिश को समझने की प्रॉब्लम है। इंग्लिश यानी कि आप लैंग्वेज ही नहीं, मतलब आप उसका हिंदी इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पा रहे, और लैंग्वेज समझने का मतलब है कि आपको नहीं पता चल रहा कि अगर उसने कहा कि 2000 रुपए फरवरी में है तो इसका मतलब क्या है कि 8000 की एंट्री हो चुकी है, 2000 रह गए हैं। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि भैया जो चेक इशू है वो एक्चुअली बैंक ने नहीं एंट्री डाली तो फिर अलग ट्रीटमेंट होगा, अगर कैशबुक ने एंट्री नहीं डाली तो फिर अलग ट्रीटमेंट होगा। तो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। तो बीआरएस का एक मैं पॉइंट कह सकता हूं, एक है हमारे पास बीआरएस का पॉइंट हो गया, बीआरएस का पॉइंट हो गया है एरर रेक्टिफिकेशन का पॉइंट, वो भी मैंने समझा दिया है। किसी ने कहा था कि फास्ट कैसे करें, तो वो तो प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस ही आएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कोई डाउट नहीं था। एडजस्टमेंट्स के भी जो डाउट थे प्लीज थोड़ा सा एक बार वन शॉट वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए। बैड डेप्ट का तो पूरा ही मैंने पूरा समझाया है, तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा, है ना। एटलीस्ट वन शॉट देखिए, मैं फुल लेक्चर के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फुल लेक्चर अगर आप देखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कौन सा लेक्चर में आपको डाउट है ये भी नहीं पता मुझे। अगर या तो आप डाउट बताओ तो मैं बोल दूं कि लेक्चर नंबर 5 देख लो या 7 देख लो, है ना। तो थोड़ा इसको अगर हम और रिफाइन करेंगे तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। जितनी कोशिश थी उतनी सारी मैंने की, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं, अभी नहीं, जब तक आप हैं तब तक आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि अब हम एक कॉमन से एक फैमिली है। मैं उम्मीद करूंगा कि 4-5 साल बाद जब हम मिलेंगे तो हमारा डंका बजेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी व्यू के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसीलिए आजकल रिसेंटली मैं यूट्यूब पे डाउट्स भी देखने लग गया हूं और वहां रिप्लाई भी कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। इस टाइम पे अगर हम नहीं होंगे तो कब होंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर आपसे डाउट पूछा जा रहा है तो प्लीज बी स्पेसिफिक, पूरा चैप्टर मत लिखिए, है ना। प्लीज इतना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे चलना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम तो पता हो। आप कहोगे मेरी जिंदगी ही खराब है, नहीं, जिंदगी में क्या डिसीजन में कहाँ क्या गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ चीज को सुधारना होता है। जिंदगी तो बहुत अच्छी होती है यार, है ना। तो उस चीज को हम समझेंगे। चलिए, फिर मैं लास्ट में अपने प्यारे कॉमियंस से क्या कहता हूं, मैं हमारे सारे कॉमियंस से कहता हूं थैंक यू यार, मतलब जितना भी कहो कम लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लविंग अस, फॉर बीइंग विद अस। देखो मैं आंखों में आंसू ही आने वाले हैं, मतलब काफ़ी प्यार मिला आप लोगों से। चाहेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आए ताकि पेरेंट्स भी खुश हो जाएं, है ना, और आप भी खुश हो जाएं। फिर इससे क्या होगा, हमारा मोटो सॉल्व होगा, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स का, है ना। ठीक है, फिर 12th क्लास में जाएंगे आप लोग, वहाँ मिलेंगे, वहाँ डाउट्स सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ तैयारी कीजिए अच्छे से, और जो भी चीज़ रह गई है उसको सॉल्व कीजिए। एक जो एडवाइस मेरी रहेगी, अभी मैंने वीडियो भी डाला था तो उसमें भी शायद आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जी सबसे अच्छी चीज़ इस समय रिवीजन करने की है कि कोई भी चैप्टर उठाइए, उसमें जो भी याद है सीरियल वाइज कॉपी में लिखिए, जो छूट गया वो चीज़ को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आपने लिख दिया वो तो आपको बन रहा होगा तभी तो आपको याद है, ठीक है। और हेडिंग नहीं लिखनी है बॉस, मतलब उसके अंदर क्या था उसको याद कीजिए। जैसे ही वो याद कर लिया आपने, जो रह गया उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपकी पक्का हेल्प होगी, कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इस समय ये कोशिश मत कीजिए कि कोई बच्चा आ गया, भाई ये वाला टफ सवाल बता, इधर से ऐसे ऐसे 5 चीज़ें हो गई, अब बता। ये वाली चीज़ें छोड़ दीजिए,
क्योंकि ये चीजें सिर्फ फालतू में आपको डिस्टर्ब करने के लिए होती है। ये चीजें तब काम जरूर है जब हम क्लास में है, तो भाई किसी ने अगर पूछ लिया तो उसकी क्लैरिफिकेशन हम बता देंगे, लेकिन एंड टाइम पे ये सब चीजें नहीं, ना ये एग्जाम में इतनी लंबी चीजें आती है कि इससे उसका उसका इसका 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 किसका किसका, ये सिर्फ डाउट होता है। 12th क्लास में था मैं, एग्जाम से ठीक 10-15 मिनट पहले जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, मेरा दोस्त मुझसे वो पूछने आ गया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आना भी नहीं है। टफ क्वेश्चन हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम टफ सिचुएशन का सामना कर पाए, अगर टफ सिचुएशन आ गया तो क्या है ना। लेकिन भैया उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने मना कर दिया, तो ये भी हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और जो मोटो है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। क्यों? बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट बॉस विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी एंड इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देन टाटा बाय बाय।